सर साउंड वेव का तो शायद दूसरा होगा, पर सर एसएमएस और वेव तो एक साथ चला था ना। तो मैं पिछली क्लास में क्वेश्चन कराया था। यस कौन सा लेक्चर है? सर, पता नहीं। सिक्स्थ लेक्चर। सिक्स्थ है बेटा। यस सर। इसमें बेटा रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन की बात, रिफ्लेक्शन फ्रॉम फ्री एंड की बात कर रहे थे। ध्यान से एक चीज समझना, थोड़ा सा समझने में मुश्किल होता है लेकिन हम समझाने की कोशिश करेंगे। समझ जाओगे तो वे बहुत स्कोरिंग टॉपिक है, बहुत स्कोरिंग चैप्टर है, मतलब इसमें गलत नहीं होता। देखो इसमें हमने बात किया था रिफ्लेक्शन ऑफ वेव, और इसमें पहला केस हमने कंसीडर किया था फ्रॉम फ्री एंड, और इसमें एक हमने होमवर्क दिया था। होमवर्क ये दिया था कि एक ट्रायंगुलर पल्स था, बेटा, और इसमें हमने दिया था ये दिया था 1 सेंटीमीटर, और ये था 2 सेंटीमीटर, और ये था 1 सेंटीमीटर, और ये भी 1 सेंटीमीटर, ये भी था 1 सेंटीमीटर। वेव वाज ट्रेवलिंग विद स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड, और ये रिंग से कनेक्टेड है, फ्री एंड है, 2 मीटर पर सेकेंड। और तुम्हें यहाँ पे ड्रा करना था ड्रा इंसिडेंट वेव, रिफ्लेक्टेड वेव एंड रिजल्टेंट वेव। ड्रा इंसिडेंट वेव, reflected wave and resultant wave at an interval of 0.5 second till wave get completely reflected. ये बात थी, होमवर्क में दिया था क्वेश्चन। अब देखो 0.5 सेकेंड के बाद ये वेव कितना ट्रेवल कर जाएगा? 1 सेंटीमीटर। ये 1 सेंटीमीटर कवर कर जाएगा 0.5 सेकेंड के बाद। ठीक है बेटा, तो यही बात हो जाएगी। t इज इक्वल टू अब हम यहाँ पे कह रहे हैं t इज इक्वल टू 0.5 सेकेंड पे। तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट यहाँ पे पहुंच जाएगा, ये 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर कर लेगा 0.5 सेकेंड में। तो हम t इक्वल टू 0.5 सेकेंड पे बात बना रहे हैं। ये यहाँ पे पहुंच गई वेव, फ्री एंड है, और ये आपका दिया 1 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ये है 1 सेंटीमीटर, ये भी है 1 सेंटीमीटर, 0.5 सेकेंड। अब देखो t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे अगर हम बात करें, 1 सेकेंड, t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे, तो ये पॉइंट पहुंच जाएगा यहाँ पे, 1 सेंटीमीटर और कवर कर जाएगा राइटवर्ड। वेव 1 सेंटीमीटर राइटवर्ड कवर कर जाएगी। देखो बेटा सब आसान है, समझने में कहीं डिफिकल्टी होगी तो बताना। ये पॉइंट यहाँ पहुंच गया। अब ये जो पार्ट है, अगर ये स्ट्रिंग नहीं होता, यहाँ पे कनेक्ट नहीं होता, जो डॉटेड लाइन दिखा रहे हैं, तो ये वेव ऐसे जा रही होती, स्ट्रिंग कंटिन्यूअस होता। लेकिन ये पार्ट यहाँ पे फ्री टू मूव है, मतलब हो गया कि ये जो पार्ट इधर गया वही पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाएगा, वही पार्ट ये इंसिडेंट वेव हो जाएगा, और ये रिफ्लेक्ट कर जाएगा। ये पार्ट रिफ्लेक्ट, क्योंकि आगे जा नहीं सकता, और यहाँ पे रिंग है,
ये रिफ्लेक्टेड वेव हो जाएगा जो व्हाइट से दिखाया। तो दिस विल बिकम इंसिडेंट वेव और ये हो जाएगा रिफ्लेक्टेड वेव। रिफ्लेक्टेड वेव, इन दोनों का रिजल्टेंट कहा जाए, रिजल्टेंट क्या हो जाएगा बेटा? इनका अलजेब्राइक सम। देखो ध्यान से, ये जो हम यहाँ पे बना रहे हैं, ये पार्ट और ये कहीं पे ध्यान से समझना बेटा, अब ये पार्ट यहाँ पे देखो, इसके ऊपर इसको जो व्हाइट वाला पार्ट है उसी को हम सुपर इम्पोज कर देंगे क्योंकि दोनों पॉजिटिव डायरेक्शन में है। ये 1 सेंटीमीटर है, ये भी 1 सेंटीमीटर है, तो ये पॉइंट हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। ये पॉइंट हो जाएगा 2 सेंटीमीटर समवेयर, यहाँ पे ये रिंग पहुंच जाएगी। और इसके पहले, ये पॉइंट के पहले ध्यान देना, जो डॉटेड लाइन दिखा रहे हैं इसके पहले जो रेड इंसिडेंट वेव है वो वही रहेगा, सेम रहेगा, और ये दोनों का वेक्टर सम हो जाएगा, तो ये कहीं यहाँ पे पहुंचेगा रिजल्टेंट वेव। स्ट्रिंग जो हमें दिखाई देगी इस पर्टिकुलर मोमेंट पे वो ये दिखाई देगी। ये हो जाएगा रिजल्टेंट वेव और यहां से ये हो जाएगा 2 सेंटीमीटर क्योंकि दोनों पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में है। ये जो दिखाया गया यहाँ पे ये रिजल्टेंट वेव है। स्ट्रिंग इस मोमेंट पे हमें इस तरह से दिखाई देगी। ये बेटा समझ में आ रहा सबको? क्या किया हमने यहाँ पे, ध्यान देना, ये इंसिडेंट था, ये इंसिडेंट था, और इसी के ऊपर हमने यहाँ पे जो ये रिफ्लेक्टेड था इसी को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया क्योंकि इसका भी पॉजिटिव था, इसका भी पॉजिटिव था। तो ये जो पार्ट था यहाँ पे व्हाइट से जो दिखा रहे हैं, व्हाइट से जो दिखा रहे हैं, ये रिफ्लेक्टेड वेव जो है इसी को हम शिफ्ट कर दे रहे हैं इस पॉइंट पे। इसको यहाँ ले गए, इसी के पैरेलल यहाँ पे ड्रा कर दिया। अब क्या होगा, इसी के पैरेलल यहाँ पे ड्रा कर दिया क्योंकि ऑलरेडी अब ये रेड पार्ट हट जाएगा, मतलब ये इंसिडेंट, ये रिफ्लेक्टेड और ये इंसिडेंट दोनों का सम यहाँ कहीं पहुंच जाएगा क्योंकि ये 1 सेंटीमीटर था, ये भी 1 सेंटीमीटर, इंसिडेंट का 1 सेंटीमीटर था, रिफ्लेक्टेड का, तो दोनों पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में, तो मिल करके 2 सेंटीमीटर हो जाएंगे। तो ये हमारा जो ये दिखा रहे हैं हम, ये हमारा रिजल्टेंट वेव आ जाएगा। समझ में आ रही बात बेटा सबको? बोलो बेटा। Yes, sir. यस सर। हाँ, अब बताओ कि ये हो गया आपका t इक्वल टू 1 सेकेंड पे कहानी होगी। अब ये 1.5 सेकेंड पे ये 1 सेंटीमीटर और आगे चला जाएगा, 1 सेंटीमीटर और आगे चला जाएगा। इसका मतलब हो गया कि देखना ध्यान से देखो, ये बेटा है यहाँ से ये 2 सेंटीमीटर और ये 1 सेंटीमीटर। तो जब ये 1 सेंटीमीटर और आगे जाएगा तो बेसिकली ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट पहुंच जाएगा रॉड पे, 1 सेंटीमीटर और आगे ट्रेवल कर गया। ये एक्चुअल में वेव पल्स था, तो हम t इक्वल टू 1.5 सेकेंड की बात कर रहे हैं। t इक्वल टू 1.5 सेकेंड, तो ये पॉइंट हमारा पहुंचेगा यहाँ पे। सब पे क्वेश्चन आता है बेटा और आसान होता है, कुछ नहीं। ये देखो, ये रेड वाला पार्ट बस यही पहुंचेगा क्योंकि 1 सेंटीमीटर और मूव कर गया। ठीक है बेटा, तो ये पॉइंट यहाँ पे पहुंच गया और ये आगे ऐसे जाता है, यहाँ कहीं पे जाता है। अब यही पार्ट हो गया, अब ये पार्ट रिफ्लेक्ट होगा क्योंकि आगे मूव नहीं कर सकता, यही पार्ट रिफ्लेक्ट होगा। रिफ्लेक्शन का हम व्हाइट से दिखा रहे हैं, रिफ्लेक्शन का व्हाइट से दिखा रहे हैं। देखो ये पार्ट रिफ्लेक्ट कर जाएगा
ये पार्ट हो गया और ये रिफ्लेक्ट होने के बाद ये रिफ्लेक्टेड वेव हुआ जो व्हाइट से दिखा रहे हैं। बेटा आसान है, कहीं पे भी डिफिकल्टी हो तो बताना, अपने आप नहीं समझ पाओगे, बाकी चीजें बहुत बहुत आसान है। क्वेश्चन कुछ भी पूछा जा सकता है, सब समझ लोगे, बहुत आसान है ये। अब ये देखो रेड से जो दिखाया बेटा, ये है इंसिडेंट वेव, ये है इंसिडेंट वेव, कोई जल्दबाजी नहीं है, सिलेबस ठीक चल रहा है। देखो ये है इंसिडेंट वेव, इंसिडेंट वेव, और व्हाइट से जो दिखाया है ये है रिफ्लेक्टेड वेव, रिफ्लेक्टेड वेव। अब दोनों को हमें रिजल्टेंट ड्रा करना है, रिजल्टेंट बोलो। बोलो बेटा। एक सेकंड हम मिटा रहे हैं यहाँ पे, थोड़ा सा अप्रोप्रिएट कह सकते हो, मेजरमेंट लेने में गड़बड़ हो गया। ये बेटा ये पहुंचेगा तो ये 1 सेंटीमीटर केवल रहेगा ना, देखो ये 1 सेंटीमीटर केवल रहेगा, 1 सेंटीमीटर ये रहेगा, 1 सेंटीमीटर ये रहेगा। तो जो पहुंचा हमारा 1.5 सेकंड पे, वो 1 सेंटीमीटर ये पॉइंट पहुंचा यहाँ पे। अब ये अगर होता तो 1 सेंटीमीटर, ये हमारा 1 सेंटीमीटर, ये हम समझाने के लिए बता रहे हैं, ध्यान देना। ये 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर है, और फिर यहाँ से ये भी 1 सेंटीमीटर है। यही हमारा ट्रायंगुलर वेव होता जो व्हाइट से दिखा रहे हैं। अगर ये कंटिन्यूअस होता तो ये वेव पल्स ऐसे जा रही होती। ये भी होता 1 सेंटीमीटर बेटा, 1 सेंटीमीटर। अब क्या हुआ कि हमारा यहाँ पे पहुंच गया t इक्वल टू 1.5 सेकंड पे, ये हमारा रॉड है। तो ये जो रिफ्लेक्ट करेगा, ध्यान देना, ये जो रिफ्लेक्ट करेगा वो ये पॉइंट यहाँ पे आया, ये पार्ट, और ये आया यहाँ पे कहीं पे। तो हम यहाँ पे इंसिडेंट दिखा रहे हैं रेड से, इंसिडेंट वेव दिखा रहे हैं रेड से। ट्रायंगुलर का इंसिडेंट ये हुआ, और रिफ्लेक्टेड जो रहा वो व्हाइट से दिखा रहे हैं, ये व्हाइट से। ये समझ में आया? ये तो बेटा डॉटेड होगा। ये तो दिखाने के लिए हमने बताया कि अगर ये कंटिन्यूअस वेव होता तो ये वेव आगे ऐसे ट्रेवल कर रही होती, जो डॉट से दिखा रहे हैं व्हाइट पे। लेकिन ये आगे जा नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे रिंग है, रिंग। तो रेड से जो दिखाया गया ये इंसिडेंट वेव है, इंसिडेंट वेव है, ये है रिफ्लेक्टेड वेव। अब रिजल्टेंट क्या कहोगे बेटा? हम इनका रिजल्टेंट बताओ। फिर जहां तक ये रेड वाली वेव है वहां से एक लाइन खींच लेंगे, वहां तक सर व्हाइट वाली चलेगी, उसके आगे सर उसका थोड़ा स्लोप बढ़ा देंगे, हाँ, फिर से सब ले लेंगे। और इसके लेफ्ट का जो व्हाइट वाला है वो सेम रहेगा। बिल्कुल सही, वेरी गुड, बिल्कुल सही। देखो ध्यान से बेटा, शाबाश। देखो देखो, कुछ नहीं है मुश्किल, कुछ नहीं है। अब बेटा जैसे इसका हमें बताना है, ध्यान देना, हम फिर से बता दे, कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है। ये है इंसिडेंट, इसको हम रेड से कह दें, ये हमारा है इंसिडेंट। ये है इंसिडेंट, ये है रिफ्लेक्टेड। एक बार समझ जाओगे तो बहुत आसान हो जाएगा। और ये व्हाइट से रिफ्लेक्टेड, यहाँ पे है रिंग, यहाँ पे है रिंग। अपने आप बेटा डिफिकल्टी होगी, और पता नहीं कहीं मिले न मिले, कई प्रॉब्लम होंगी, सब कुछ आ सकता है। जनरली तुम देखोगे ज्यादातर लोग वो डिस्कस करते हैं जो आ चुका होता है। जब सब पता रहेगा तो फिर क्या है यार, कुछ भी आए। कि बेटा रेड से जो है ये इंसिडेंट है, व्हाइट से रिफ्लेक्टेड है। अब इनका रिजल्टेंट बताना है, ये जस्ट इसके ऊपर ही होगा, ये लाइन यहाँ पे इसके ऊपर होगा। अब देखो इसके लेफ्ट साइड पे, लेफ्ट साइड पे तो वही रहेगा, इसका रिजल्टेंट ड्रा कर रहे हैं। इसके लेफ्ट साइड पे तो यही रहेगा,
लेफ्ट साइड पे बेटा यही रहेगा। अब यहाँ पे जो व्हाइट, ये जो रेड पार्ट है, ध्यान देना, ये जो इंसिडेंट है और ये जो रिफ्लेक्टेड है, रिफ्लेक्टेड, इन दोनों का सम कर दें तो ये आएगा 0.5 सेंटीमीटर। कैसे 0.5 आएगा, देखो इसको प्रूव कर सकते हैं। ये बेटा 1 सेंटीमीटर पे बात कर रहे हैं, ये y वैल्यू ले लें। देखो ध्यान से, ये जो व्हाइट से दिखाया है इसको y ले लें। ये 1 सेंटीमीटर दिया है, ये 2 सेंटीमीटर दिया है, ये एंगल थीटा ले लें, और ये हमारा 1 सेंटीमीटर है। तो tan थीटा कैन बी रिटन एज 1/2 इज इक्वल टू y/1। y/1 भी कह सकते हैं, y/1। तो y की वैल्यू आ गई 1/2, दैट इज 0.5 सेंटीमीटर। ये 0.5 है इंसिडेंट। देखो बेटा ध्यान से, ये तो है 1, ये तो है 1, ये 0.5 इंसिडेंट और 0.5 है रिफ्लेक्टेड। तो दोनों मिलकर के क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएगा ना। यस सर। तो ये बेसिकली रिजल्टेंट जो हमारा आएगा वो ये आ जाएगा। ये यहाँ से यहाँ तक रहेगा 1 सेंटीमीटर। ये रिजल्टेंट वेव आ गया। रिजल्टेंट इस पर्टिकुलर t इक्वल टू 1.5 सेकंड पे में स्ट्रिंग ऐसे दिखेगी, तो रिजल्टेंट वेव हो गया। ये रहेगा जो डॉटेड दिखाया गया, ये रहेगा 1 सेंटीमीटर और इधर का रहा 1 सेंटीमीटर। तो रिजल्टेंट वेव आ गया 1.5 सेकंड पे। 2 सेकंड पे क्या होगा, ये पॉइंट ध्यान देना, ये पॉइंट कहाँ पहुंच जाएगा, ये पॉइंट ट्रेवल कर जाएगा 1 सेंटीमीटर और आगे। समझ पा रहे हो बेटा। यस सर। एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, अगर ये वेव कंटिन्यूअस स्ट्रिंग होता तो ये वेव पल्स ऐसे जाती, ये वेव पल्स ऐसे जाती। लेकिन अब स्ट्रिंग यहाँ पे है 2 सेकेंड पे, ध्यान देना, स्ट्रिंग ये है, इसके राइट जा नहीं सकती। तो यही वेव पल्स अब क्या होगा, यहाँ पे एक मिरर रख दो, मिरर रख दो, फ्री एंड में मिरर रख दो, तो इसका इमेज जो बनेगा, इमेज जो बनेगा, देखो बेटा सही बता दूं ध्यान से, सब बताते नहीं है, क्लास किए होगे, पढ़ भी रहे होगे और देख भी रहे होगे, कोई नहीं सब इस तरह करते हैं, फार्मूला करके बता देंगे, डिराइव कर देंगे, तुम्हें पता ही नहीं लगता कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। तो फिर जब क्वेश्चन आता तो कर नहीं पाते हैं। इसलिए समझना बहुत जरूरी है एक एक चीज। अब यही बात बेटा पूरा रिफ्लेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिंग है, इसके राइट जा नहीं सकता, तो इसी का इमेज बना दो। भाई ये पार्ट रिफ्लेक्टेड था, यही पार्ट रिफ्लेक्टेड था 1.5 सेकंड पे, अब ये पार्ट है, ये भी पूरा रिफ्लेक्ट कर जाएगा, तो इसी का इमेज अगर बनाओगे तो ये तुम्हारा रिफ्लेक्टेड वेव आ गया, कंप्लीटली रिफ्लेक्ट कर गया। ये वेव ट्रेवल कर रही होगी लेफ्टवर्ड, यही हो गया डॉटेड जो जाता। अगर ये हम कहते हैं कि स्ट्रिंग कंटिन्यूअस होता, कनेक्ट नहीं होता, तो ये आगे मूव कर जाता, यही रिफ्लेक्ट हो गया, तो ये रिफ्लेक्टेड वेव हो गया। और ये हमारा हो गया 2 सेंटीमीटर, ये हो गया 1 सेंटीमीटर, ये भी हो गया 1 सेंटीमीटर, तो ये वेव ट्रेवल कर गई। फिर अगर हम कहें कि 2.5 सेकंड पे बात करें, 2.5 सेकंड पे बात करें, 2.5 सेकंड पे बात करें, तो यही वेव अब तो 1 सेंटीमीटर और लेफ्ट ट्रेवल कर जाएगी, 1 सेंटीमीटर और ट्रेवल कर जाएगी। फ्री एंड से रिफ्लेक्शन हो गया, यही वेव फिर ट्रेवल कर रही होगी लेफ्टवर्ड। और वेव की स्पीड हो गई 2 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो यही हमें ड्रा करना था बेटा कि जब तक क्या ना हो जाए कंप्लीटली, जब तक कंप्लीटली रिफ्लेक्ट ना हो जाए, जब तक कंप्लीटली रिफ्लेक्ट ना हो जाए,
ठीक है। क्लियर यहां तक की बात बेटा सबको? Yes. किसी को डाउट बेटा कुछ सही सही बताना बेटा, प्लीज डोंट हेजिटेट। बोलो बेटा। अभिषेक, अंजलि, आयुषी, भावुक, हर्षित, सोमिल, अनुष्का, Yes. सबको क्लियर बेटा? Yes. हाँ, गुड। आवाज क्लियर आ रही है ना बेटा सबको? Yes, sir. बोलो बेटा। Yes. अब आप लोग जो है देखो, अभी फ्री एंड से हमने रिफ्लेक्शन बताया, डिस्कस किया फ्री एंड से। तो रिफ्लेक्शन ऑफ वेव फ्रॉम फिक्स्ड एंड, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव फ्रॉम फिक्स्ड एंड, सेकेंड पार्ट की बात कर रहे हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ वेव फ्रॉम फिक्स्ड एंड। फिक्स्ड एंड का मतलब हो गया कि ये एंड फिक्स कर दिया जाए, जैसे एक यहाँ पे स्ट्रिंग को कनेक्ट कर दिया जाए। एक वर्टिकल रॉड है, इसको हमने कनेक्ट कर दिया, फिक्स कर दिया। अब यहां से एक साइनोसॉइडल एक वेव पल्स जनरेट किया। ये वेव पल्स ट्रेवल कर रही है और ये एंड फिक्स है, राइट साइड का एंड फिक्स है। क्या होगा बेटा कि जब ये ट्रेवल करके पहुंचेगी इस एंड पे, अब इसके बाद क्या होगा? ये वेव आगे नहीं जा सकता, ये पॉइंट फिक्स है। अब ये पॉइंट वर्टिकल डायरेक्शन में नहीं ऑसिलेट कर सकता, नहीं मूव कर सकता, फिक्स्ड एंड है, फिक्स्ड एंड है। फिक्स्ड एंड है तो अब क्या होगा? कुछ टाइम के बाद की बात करें, अगर ये यहाँ पे होता, ध्यान देना बेटा, रॉड ये अगर कंटिन्यूअस होता तो जो हम डॉटेड लाइन दिखा रहे हैं इससे वेव मूव कर रहा होता, इससे वेव आगे जाता। अब जो इसका मीन पोजीशन से जितना पार्ट इधर गया, जो फिक्स है बेटा, एक बात बताओ, जो फिक्स है इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? किसी भी टाइम पे जो रेड डॉट हमने दिखाया है, जो रेड डॉट दिखाया है, इसका किसी भी इंस्टेंट पे बेटा, किसी भी इंस्टेंट पे क्या रहेगा डिस्प्लेसमेंट वाई डायरेक्शन में? बताओ। Zero. Zero. जीरो रहेगा। इसका मतलब अगर इसको हम इंसिडेंट वेव कहें, वेरी गुड, इंसिडेंट कहें, तो ये जो पार्ट है डॉटेड लाइन दिखा रहे हैं, वो पार्ट देखो रिफ्लेक्टेड हमारा इधर कहीं पे होगा। ऐसे स्ट्रिंग ब्रेक नहीं होगी, वो हम दोनों का रिजल्टेंट बनाएंगे, स्ट्रिंग का शेप बनाएंगे किस तरह होगा, लेकिन यही पार्ट अब इधर होगा, इधर होना ही होगा। क्यों होना होगा? क्योंकि ये अगर रिफ्लेक्टेड नहीं होगा तो जो हमारा फिक्स्ड एंड है उसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। अब देखो, जो भी डिस्प्लेसमेंट इसका पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में है, उतना ही डिस्प्लेसमेंट रिफ्लेक्टेड वेव का नेगेटिव वाई में चाहिए कि नहीं बेटा? Yes, sir. तो रिजल्टेंट क्या होगा? जीरो होगा, तभी तो रिजल्टेंट जीरो होगा उस एंड का। Yes, sir. तो यहां से हम कह सकते हैं कि जो स्ट्रिंग का शेप दिखाई देगा, देखो इस पॉइंट तक तो वही रहेगा। अब ये पॉइंट यहाँ पे स्ट्रिंग का तो डिस्प्लेसमेंट जीरो है, और ये पॉजिटिव वाई निगेटिव वाई दोनों सेम है, इसलिए जीरो हुआ। अब जो इसके मिड पॉइंट से जितना डिस्प्लेसमेंट इसका होगा, ध्यान देना, जो हम यहाँ पे बना रहे हैं,
ग्रीन से, ये ज्यादा हुआ तो ये कम हुआ तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब हो गया कि इसका ये सब्ट्रैक्ट कर जाएगा, तो दिस माइनस दिस, यहाँ पे जितना अपवर्ड है उतना ही निगेटिव है तो ये जीरो हो जाएगा, उसके पहले जीरो नहीं होगा। ये पॉजिटिव वाई में ज्यादा है, निगेटिव वाई में कम है, तो ये कुछ ऐसे दिखाई देगा स्ट्रिंग, इस शेप में दिखाई देगा, और इसके लेफ्ट पे तो वही रहेगा, ये रिजल्टेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये बेटा समझ में आ रही बात? Yes, sir. गुड। Yes, No, sir. sir. सबको समझ में आ रही बात बेटा? किसी को कहीं कुछ डाउट तो प्लीज पूछो। क्लियर है बेटा? No, sir. अब देखो कुछ टाइम के बाद फिर क्या होगा, फिक्स्ड इंड से हम रिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं। कुछ टाइम के बाद क्या होगा, जब ये पॉइंट यहाँ पहुंच गया और ये हमारा है स्ट्रिंग, डॉटेड लाइन दिखा रहे हैं। अब इसका मतलब हो गया बेटा कि अगर हमारा ये वेव कंटिन्यूअस होता तो जो डॉटेड लाइन दिखा रहे हैं तो फिर ये डॉटेड लाइन से आगे मूव कर रहा होता, लेकिन ये आगे जा नहीं सकता क्योंकि फिक्स्ड पॉइंट यहाँ पे है। इसका मतलब जो रिफ्लेक्टेड वेव होगा, रिफ्लेक्टेड वेव वो ये होगा जो रेड से दिखाया। क्यों दिखाया? क्योंकि जितना डिस्प्लेसमेंट इसका पॉजिटिव वाई में होगा, रिफ्लेक्टेड का उतना ही निगेटिव वाई में होगा, तभी रिजल्टेंट जीरो आएगा। और फिक्स्ड इंड है, उसका डिस्प्लेसमेंट किसी भी मोमेंट पे जीरो होना चाहिए। तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट वेव बनेगा इसको हम कहें इंसिडेंट, इंसिडेंट वेव, इसको कहें रिफ्लेक्टेड वेव, और इसको हम कह सकते हैं रिजल्टेंट। रिजल्टेंट वेव क्या हो जाएगा बेटा? ये पॉइंट देखो, जितना डिस्प्लेसमेंट इसका वाई है उतना ही निगेटिव वाई है, यहाँ पे जितना वाई है उतना ही निगेटिव वाई है, इसका मैक्सिमम है तो इसका मैक्सिमम है, तो ये हमें रिजल्टेंट जो दिखाई देगा वो बेटा क्या दिखाई देगा? Straight bar. स्ट्रेट लाइन। इस समय स्ट्रिंग स्ट्रेट लाइन दिखाई देगी। क्यों दिखाई देगी? क्योंकि ये इसका था पॉजिटिव हाफ, ये इंसिडेंट था, और ये था रिफ्लेक्टेड। इंसिडेंट था, रिफ्लेक्टेड। कोई भी पॉइंट देखो, कोई भी पॉइंट जो इसका पॉजिटिव वाई में है उतना ही निगेटिव वाई में है, तो दोनों का वेक्टर सम क्या होगा? जीरो होगा, अलजेब्राइक सम जीरो होगा। तो हमें स्ट्रेट लाइन दिखाई देगी, स्ट्रेट लाइन। और इसका तो कभी भी डिस्प्लेसमेंट वाई डायरेक्शन में हो नहीं सकता, इसका वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो नहीं सकता। तो जो रिजल्टेंट वेव दिखाया हमने व्हाइट से, दैट विल बिकम रिजल्टेंट। हाँ बेटा बोलो, ये समझ में आई? Yes, sir. सबको समझ में आ रही बात बेटा? Yes, sir. अब कुछ टाइम के बाद फिर देखें, कुछ टाइम बाद फिक्स्ड इंड से रिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं। अब कुछ टाइम के बाद देखेंगे, ये वेव पल्स आगे ऐसे जाती, ये रॉड है, ये इंसिडेंट है। अब ये पॉइंट जो यहाँ इसका डिस्प्लेसमेंट है, वही डिस्प्लेसमेंट, अब इसका तो हमेशा जीरो होना चाहिए, तो यही पार्ट यहाँ से जितना ये है उतना ही निगेटिव वाई में होगा। इस पॉइंट से ये देखो डिस्प्लेसमेंट, इसका ये गया रिफ्लेक्टेड वेव, ये हो जाएगा रिफ्लेक्टेड वेव, और ये होगा इंसिडेंट वेव, इंसिडेंट वेव। रिजल्टेंट क्या होगा? इन दोनों का जो सम होगा रिजल्टेंट। रिजल्टेंट बेटा देखो, इसके लेफ्ट, जो डॉटेड के लेफ्ट की बात कर रहे हैं रिफ्लेक्टेड का, वो तो सेम रहेगा। डॉटेड के लेफ्ट जो हम बात कर रहे हैं वो तो सेम रहेगा। बाकी यहाँ पे इंसिडेंट जीरो हुआ, और ये हमारा जो है इसका तो जीरो ही रहेगा। तो ये कुछ इस तरह से जाएगा,
देखो इधर यहाँ निगेटिव y में ज्यादा है, पॉजिटिव y में कम है, तो दिस माइनस दिस माइनस दिस, तो नेट कम हो जाएगा। तो ये कुछ आएगा बेटा जो वैसे आएगा वेव। ये फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड है, तो रिजल्टेंट वेव ये हमें दिखाई देगा। स्ट्रिंग इस समय पे यही दिखाई देगी, रिजल्टेंट। कुछ टाइम के बाद फिर देखेंगे, कुछ टाइम के बाद देखेंगे तो आफ्टर टाइम डेल्टा टी, तो ये अगर वेव होता कंप्लीटली वेव राइट वर्ड ट्रेवल कर रहा होता। ये पॉइंट फिक्स है, ये पॉइंट फिक्स है, यहाँ से राइट वर्ड ट्रेवल कर रहा होता बेटा, लेकिन राइट वर्ड अब ये जा नहीं सकता। ये हम डॉटेड से दिखा दे रहे हैं। ये राइट नहीं जा सकता, तो क्या हो जाएगा, यही इसका जो अब वो यहाँ पे देखेंगे तो यही इन्वर्ट हो जाएगा। देखो ये रिफ्लेक्टेड था, तो अब ये कंप्लीटली रिफ्लेक्ट कर गया, कंप्लीटली यही वेव रिफ्लेक्ट कर गई, ये वेव रिफ्लेक्टेड वेव हो गया, यही रिफ्लेक्टेड वेव हो गया। और फेज डिफरेंस इंसिडेंट वेव से ये कितना हो गया, इंसिडेंट वेव से रिफ्लेक्टेड वेव का फेज डिफरेंस कितना आ गया, पाई। पाई। फॉर फिक्स्ड in phase difference between reflected and incident wave will be pi or 180 डिग्री। फ्री एंड से कितना हुआ था रिफ्लेक्शन बेटा, कितना एंगल हुआ था फेज डिफरेंस, 0. 0 हुआ था, बिल्कुल सही। जब फ्री एंड से रिफ्लेक्शन हुआ था, when reflection was from free end, when reflection was from free end, then phase difference was 0। ये दोनों पॉइंट मार्क कर लेना बेटा, इंपॉर्टेंट है। सब पूछा जाता है, और मैं बता रहा हूँ कि जब मैं क्या बोला हूँ, टॉपिक खत्म करो फिर क्वेश्चन करो, तो कई चीजें होंगी जो आगे आएंगी। अब ज्यादातर क्या होता है कि पहले आ जाता है क्वेश्चन, फिर उस पे लोग लग जाते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जब दिया जो टॉपिक है पूरा A to Z तुम्हें मालूम होना चाहिए। अब ये बताओ, यही अपने आप ड्रा करो, थोड़ा सा हम टाइम दे रहे हैं। यही जो वेव पल्स हमने किया सब रिवाइज भी हो जाएगा। ये फिक्स्ड इंड है, वेव पल्स वही है। ये है आपका 2 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, ये भी दिया है 1 सेंटीमीटर। वेव स्पीड इज 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और ये भी 1 सेंटीमीटर। ड्रा इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड and resultant wave at an interval of 0.5 second till gets completely reflected। तो एक बार रिवाइज भी हो जाएगा। यहाँ फिक्स्ड इंड है बेटा, इसके पहले क्या किया गया था, फ्री इंड से बनाया था। वेलोसिटी सेम है, हाँ बेटा, बोलो बेटा। वेलोसिटी सेम है। हाँ बेटा, नहीं सर, वेलोसिटी वही, सब कुछ वही दिया है बेटा, बस इंड हमने फिक्स कर दिया।
एंड हमने फिक्स कर दिया, एंड हमने केवल फिक्स कर दिया। एट t इज इक्वल टू 0.5 सेकेंड, कुछ नहीं होगा। थोड़ा बड़ा बना रहे हैं जिससे क्लियर रहे। ये पॉइंट आ गया आपका, कि वो 0.5 सेकेंड पे यहाँ पहुंच जाएगा, फिक्स्ड एंड है। जैसे ही नेक्स्ट 0.5 सेकेंड 1 सेकेंड की बात करेंगे तो ये पॉइंट यहाँ पे पहुंचेगा, एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। ये पॉइंट यहाँ पहुंच जाएगा। अगर वेव कंटिन्यूअस होता, अगर वेव कंटिन्यूअस होता तो ये पॉइंट इधर कहीं पहुंचता, लेकिन ये इधर नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा बेटा? क्योंकि ये एंड फिक्स है। इसका मतलब जो डॉटेड लाइन दिखाए हैं, अगर ये कंटिन्यूअस वेव होता तो डॉटेड लाइन से एक्सप्लेन होता, डॉटेड लाइन से जा रहा होता। अब होगा क्या बेटा कि ये डॉटेड लाइन देखो, इस ये पॉइंट फिक्स है, इसका मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट वाई डायरेक्शन में क्या होगा? 0। 0। इसका डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई डायरेक्शन 0 होगा। तो इसका मतलब जो डॉटेड लाइन है, ध्यान देना, ये टोटल 2 सेंटीमीटर है बेटा, 2 सेंटीमीटर है, ये है 1 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये पॉइंट तो रिफ्लेक्टेड, ये 1 सेंटीमीटर है, ये भी, तो ये 1 सेंटीमीटर तो नीचे आ जाएगा ये पार्ट, क्योंकि इनका दोनों का सम, रिफ्लेक्टेड और इंसिडेंट का सम 0 होना चाहिए। ये इसके मिड पॉइंट से यहाँ पे आ जाएगा। ये हो गया। जब फिक्स्ड एंड से होगा तो इसको हम कहेंगे इंसिडेंट वेव, इंसिडेंट, इसको कहेंगे रिफ्लेक्टेड। समझ में आ रहा है बेटा सबको अच्छे से? Yes. और जब रिजल्टेंट की बात करेंगे, रिजल्टेंट वेव, जब रिजल्टेंट की बात करेंगे तो ये पॉइंट देखो, ये जो हम यहाँ पे ग्रीन से दिखा रहे हैं, इसके लेफ्ट पे जो व्हाइट है वो तो वही रहेगा, क्योंकि उसको चेंज करने वाला कोई है ही नहीं है। तो ये पॉइंट यहाँ पे है, और ये देखो ये 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर, तो ये तो पॉइंट हो गया 0, ये हो गया 0, और यहाँ से ये 0 हो गया रिजल्टेंट, और यही हमारा रिजल्टेंट दिखेगा, ये रिजल्टेंट दिखेगा, फिक्स्ड एंड है। ये हो जाएगा रिजल्टेंट वेव। तो रिजल्टेंट वेव हो जाएगा। समझ में आया बेटा? अब रिजल्टेंट वेव में ये कितना होगा बताओ? 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, ये होगा 1 सेंटीमीटर। सब मैथमेटिकली लिख सकते हो, बता सकते हो, 1 सेंटीमीटर। ये हो गया रिजल्टेंट वेव, इस मोमेंट पे हमें दिखाई देगा। अब इंटरेस्टिंग बात ये देखो, नेक्स्ट हम 1.5 सेकंड पे बात करें, नेक्स्ट 1.5 सेकंड पे बात करें, देखना ध्यान से। तो जो यहाँ मार्क कर रहा हूं, बड़ा सा गोला बना रहा हूं, यही पॉइंट पहुंच जाएगा यहाँ रॉड पे, ये 1 सेंटीमीटर और मूव कर जाएगा, 1 सेंटीमीटर और मूव कर जाएगा एट t is equal to 1.5 सेकेंड, at t is equal to 1.5 सेकेंड।
ये पॉइंट। अब बेटा अगर यही आगे वेव जा रही होती तो जो डॉटेड से दिखा रहे हैं ये वेव होता, ये वेव होता, लेकिन अब यहाँ पे ये रॉड है, ये रॉड है और ये पॉइंट फिक्स है। पॉइंट फिक्स है मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट हमेशा 0 होगा। इसका डिस्प्लेसमेंट जो रेड पॉइंट दिखा है डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। इसका मतलब क्या हुआ, यही जितना डिस्प्लेसमेंट ये है उतना ही डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे होगा, तभी तो रिजल्टेंट दोनों का 0 होगा। बोलो। और ये हो गया 1 सेंटीमीटर। तो देखो रिफ्लेक्टेड वेव दिखा रहा हूं, यही पार्ट यहां से रिफ्लेक्ट हो रहा है। ये पॉजिटिव वाइम, जो ये पॉजिटिव वाइम गया वही पॉजिटिव निगेटिव वाइम गया, उसके बाद फिर ये पार्ट यहाँ पे गया मैक्सिमम, उसके बाद फिर ये पार्ट यहाँ पे मैक्सिमम गया, उसके बाद फिर ये पार्ट यहाँ पे रिफ्लेक्ट हुआ। अब यही पार्ट यहाँ पे रिफ्लेक्ट हुआ, ये रिफ्लेक्टेड हुआ, ये इंसिडेंट हुआ, ये रिफ्लेक्टेड हुआ, ये इंसिडेंट हुआ। T इक्वल टू 1.5 सेकेंड पे इंसिडेंट और ये रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्टेड। अब इनका रिजल्टेंट बता सकते हैं। रिजल्टेंट वेव क्या आ जाएगा बेटा, यहां से देखो ये जो ग्रीन से दिखा रहे हैं इसके लेफ्ट तो यही रहेगा, इसके लेफ्ट कोई चेंज नहीं होगा। यही पार्ट रहेगा। इसमें बेटा ये देखो ये पार्ट जो ये एरिया है, ध्यान देना, इसको जो हम डॉटेड यहाँ पे ऐसे सेडेड दिखा रहे हैं, ये पार्ट इस पूरे से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा बेसिकली, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। इसको यहाँ पे प्लेस करें, इसको यहाँ पे प्लेस करें, ये जो एरिया इतना पार्ट यहाँ से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। मतलब ये कह सकते हो इसी के सिमेट्री तरीका बता रहे हैं अलग अलग, ये एरिया और हट जाएगा, ये दोनों बराबर हो जाएंगे ना बेटा, ये Yes. पार्ट हट जाएगा। ये पार्ट हट जाएगा तो ये पॉइंट खिसक के यहाँ पे पहुंच जाएगा, ये इतना रिमूव हो जाएगा, तो ये पॉइंट यहीं रहेगा और ये पार्ट यहाँ पे 0, इसका वो 0 रहेगा। ये हम बता रहे हैं रिजल्टेंट वेव, रिजल्टेंट वेव। ठीक है बेटा, बोलो। ये रिजल्टेंट वेव हो गया। फिर t इक्वल टू 2 सेकेंड पे बात करें, ये रिजल्टेंट वेव होगा। t इक्वल टू 2 सेकेंड पे कंप्लीटली यही रिफ्लेक्ट हो जाएगा। देखना ये पॉइंट यहाँ पे पहुंच जाएगा, यही ट्रेवल करके, ये जो पॉइंट है यही ट्रेवल करके राइटवर्ड चला जाएगा। तो t इक्वल टू 2 सेकेंड पे एस t इक्वल टू 2 सेकेंड, t इक्वल टू 2 सेकेंड, ये पॉइंट फिक्स है। ये फिक्स पॉइंट है, t इक्वल टू 2 सेकेंड पे ये बात हो जाएगी, यही हो जाएगा 2 सेंटीमीटर,
ये हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, ये भी हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। वेव इज ट्रेवलिंग विथ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे, एट t इज इक्वल टू 2.5 सेकेंड। वही पूरा रिफ्लेक्ट हो गया, और ये भी कह सकते हैं बेटा कि इंसिडेंट वेव से इसका जो फेस आया, वो फेस डिफरेंस कितना हो गया, 180 डिग्री। ये 1 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर। एक बार अपने आप भी ट्राई करना, वीडियो देंगे देखना भी। फिर रिफ्लेक्शन, और ये v की वैल्यू दिया है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये हो गया रिफ्लेक्टेड वेव, दिस इज रिफ्लेक्टेड वेव, और रिजल्टेंट यही हुआ क्योंकि इंसिडेंट है ही नहीं, रिफ्लेक्टेड वेव। यहाँ तक बेटा आई होप क्लियर अच्छे से हो गया होगा। बोलो बेटा। Yes, sir. यस सर। अब थोड़ा सा हम लॉन्गिट्यूडनल वेव के बारे में बात बताएंगे। लॉन्गिट्यूडनल वेव को थोड़ा सा विजुलाइज करना मुश्किल होगा, लेकिन हम समझाएंगे, समझते चलना। और कुछ पॉइंट इलास्टिसिटी के हैं, वो मैं लिख दूंगा डायरेक्ट, मैं अलग से उसको क्लास लेके एक्सप्लेन कर दूंगा। तो लेकिन उसका कॉन्सेप्ट समझना। अब मुझे लगता है कोई भी वेव रहेगा, कोई दो वेव जा रही हैं, उनका रिजल्टेंट क्या रहेगा, रिफ्लेक्शन क्या होगा, सेम फेस में है, अपोजिट फेस में है, तो बता सकते हो। देखो, और रिफ्लेक्शन होगा फ्री इंड से, फिक्स्ड इंड से, वो भी बना सकते हो। तो कभी कभी पूछ लिया जाता है। अभी एक वेव देखो ध्यान से, एक साइनोसॉइडल पल्स है, ये राइटवर्ड जा रही है, और दूसरा साइनोसॉइडल पल्स है, ध्यान देना बेटा, सेम एम्पलीट्यूड का, सेम फ्रीक्वेंसी का, और ये लेफ्टवर्ड जा रही है। दोनों को सुपर इम्पोज किया जाए, या हम कहें दोनों एक ही स्ट्रिंग में रिजल्टेंट पूछा जाए, इनका रिजल्टेंट अगर पूछा जाए तो इसको फर्स्ट कह दें, इसको कह दें सेकेंड। अब समझो बात को ध्यान से, जो पॉइंट है यहाँ पे मार्क कर रहे हैं, तो जो राइटवर्ड जा रहा है, जो राइटवर्ड जा रही है वेव पल्स, वो ये है। और जब जो लेफ्टवर्ड ट्रेवल कर रही है, तो किसी इंस्टेंट पे लेफ्टवर्ड वाले को हम ऐसे रेड से बना दे रहे हैं, जिससे डिफरेंस पता लगे। जो लेफ्टवर्ड जा रही वेव, वो उनका रिजल्टेंट ऐसे बना दिया, ये रेड से दिखाया लेफ्टवर्ड वेव है। एक राइटवर्ड जा रही लेफ्टवर्ड, लेकिन अब जब रिजल्टेंट की बात इस मोमेंट पे कहेंगे, तो अगर इनका एम्पलीट्यूड ए है, तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, दोनों सेम फेस में है, बोलो 2A। बेटा, 2A हो जाएगा। तो देखो यही बात हो जाएगी, इसका जो साइनोसॉइडल वेव पल्स है, यही 2A हो जाएगा, 2A हो जाएगा। इसी को कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। 2A हो जाएगा, ये एम्पलीट्यूड 2A हो जाएगा, क्योंकि दोनों का जो डिस्प्लेसमेंट है पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में। इसी को कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। हम मीनिंग समझा रहे हैं, बाकी तो फॉर्मूला तो रिटर्न में आएगा ही। इसको कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस कहें, सुपरपोजिशन कहें, रिजल्टेंट ऑफ टू वेव कहें, तो ये सब डिफरेंट नेम है। अब देखना, अगर मान लो कि एक वेव, सेकेंड केस, अगर हम कहें कि एक वेव ट्रेवल कर रही है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, इस तरीके से, और दूसरी वेव है निगेटिव एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, लेकिन उनमें फेज डिफरेंस 180 है। उनमें फेज डिफरेंस क्या है बेटा, 180 है। एक राइटवर्ड जा रहा है और एक लेफ्टवर्ड जा रहा है, और इसका भी एम्पलीट्यूड ए है, इसका भी एम्पलीट्यूड ए है। अब अगर इनका रिजल्टेंट कहोगे तो क्या हो जाएगा, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे 0 हो जाएगा। ये स्ट्रेट लाइन तुम्हें दिखेगी, स्ट्रिंग, ये स्ट्रेट लाइन दिखेगी बेटा।
क्यों स्ट्रेट लाइन दिखेगी? क्योंकि रिजल्टेंट जो भी दोनों का वेक्टर सम करोगे तो सेम आएगा, तो ये स्ट्रेट लाइन दिखेगी। तो इसको हम कहेंगे, अगर दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है तो स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। इसको कहेंगे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ये हम कहते हैं सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन, अगर A1 A2 दोनों अलग अलग होते तब बेटा A1 A2 से देखते कौन ज्यादा है। इफ A1 इज नॉट इक्वल टू A2, अगर A1 A2 सेम नहीं होते, मान लो ये हो गया A1 और ये दूसरा हो गया A2, A1 इज ग्रेटर देन A2, एक राइटवर्ड जा रहा है एक लेफ्टवर्ड जा रहा, तब रिजल्टेंट क्या लिखते बेटा? तो जीरो नहीं होता। देखो ध्यान से, तब जीरो नहीं होता, तब क्या होता? A1 माइनस A2 हो जाता, कुछ इस तरीके से आता। इसका हम कहते हैं A1 माइनस A2 होता। तो इस तरीके से रिजल्टेंट वेव कभी ट्रायंगुलर रहे कभी स्क्वायर रहे, दोनों रिजल्टेंट पूछा जाए, एक राइट वर्ड जा रहा है एक लेफ्ट वर्ड जा रहा है, इस तरीके क्वेश्चन आते हैं। और कभी कभी रिफ्लेक्शन का रहता है, एक फ्रेंड से रिफ्लेक्शन हो रहा है, कुछ टाइम के बाद एक पूछ लिया गया, पूरा थोड़ी पूछा जाएगा। पूछ लिया जाए कि जैसे एक ट्रायंगुलर वेव पल्स हमने दिया और कहा जाए कि t इक्वल टू 1 सेकेंड पे रिजल्टेंट वेव क्या होगा, बस तो तुम्हें पता रहेगा तभी तो ड्रा करोगे, तभी तो बताओगे बेटा। समझ में आई बात यहाँ तक? यस सर। एकदम अच्छे से बेटा, सबको क्लियर है यहाँ तक? यस सर। अब ध्यान से समझना, लॉन्गिट्यूडिनल वेव की बात बताने जा रहे हैं, ये समझ गए समझ लो पूरा वेव खत्म हो गया। फिर कहीं कुछ क्वेश्चन आए, मैं क्या बता रहा हूँ, बार बार बोलता हूँ, एक एक चीज अगर समझ गए तो इससे आसान स्कोरिंग फिजिक्स से कुछ नहीं है, मतलब ऐसा हमारा मानना है। इसमें हाँ समझना जरूरी, सबसे मजेदार इंटरेस्टिंग, और जिसको अगर कहीं प्रॉब्लम होती है तो एक दो बार और देखो, क्लास किए हो, वीडियो लिंक शेयर कर देते हैं, फिर से देख लो। और अपनी तरफ से हम कोशिश पूरा समझाने करते हैं, कहीं पे भी अगर कुछ डाउट रहता है तुरंत पूछा करो, हेजिटेशन नहीं होना चाहिए। चलो कोई नहीं, देखो बेटा लॉन्गिट्यूडिनल वेव, अभी तक तो ट्रांसवर्स वेव खूब बढ़िया समझ में आ रहा है, उसको विजुलाइज कर सकते हैं, इसको कम विजुलाइज कर सकते हैं, तो खैर हम बताते हैं। तो हमने बताया था कि वेव दो तरीके के होते हैं। वेव बेसिकली जो हमें पढ़ना है, वेव डिस्टरबेंस रिक्वायर्ड मीडियम, मीडियम रिक्वायर्ड होता है, तो एक ट्रांसवर्स वेव, दूसरा बताया था लॉन्गिट्यूडिनल वेव। लॉन्गिट्यूडिनल वेव क्या होता है, ट्रांसवर्स वेव क्या होता है कि जिस डायरेक्शन में डिस्टरबेंस प्रोपोगेट करते हैं। देखो बेटा ध्यान से, जिस डायरेक्शन में डिस्टरबेंस प्रोपोगेट होता है, डिस्टरबेंस प्रोपोगेट करता है, अगर मीडियम के पार्टिकल उसके परपेंडिकुलर ऑसिलेट कर रहे होते हैं तो हम कहते हैं दैट वेव इज ट्रांसवर्स वेव। जैसे एक एंड पे हम स्ट्रिंग बांधते हैं, वॉल से कनेक्ट कर दें, वॉल से हम स्ट्रिंग कनेक्ट करें और यहाँ पे हमने होल्ड किया और इसको हम ऑसिलेट कराएं, तो देखेंगे स्ट्रिंग पे कोई भी पॉइंट या एक मार्क लगा दो स्ट्रिंग पे, इसको हम अगर ऑसिलेट कराएंगे, ये एंड फिक्स है और ये ऑसिलेट कराएंगे तो कोई भी पॉइंट स्ट्रिंग पे होगा तो देखोगे वो वर्टिकल डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहा है, जबकि डिस्टरबेंस हम क्रिएट यहाँ पे कर रहे हैं तो जा रहा है, प्रोपोगेट कर रहा है एक्स डायरेक्शन में, प्रोपोगेट कर रहा है एक्स डायरेक्शन में। डिस्टरबेंस यहाँ हमने क्रिएट किया, कुछ देर के बाद यहाँ जहाँ स्ट्रिंग कनेक्टेड है वो उसकी टेंडेंसी होगी ऊपर नीचे जाने की, लेकिन वो जा नहीं पा रहा क्योंकि फिक्स है। तो कोई पॉइंट होगा स्ट्रिंग पे, देखोगे तो वो ऑसिलेट करने लग गया, ऑसिलेट करने लग गया, फिक्स्ड एंड है, फिर वहां से रिफ्लेक्ट भी होगा, वेव रिफ्लेक्ट होगा, वो सब कहानी बताया अभी हमने कैसे रिफ्लेक्शन होगा। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं कि वेव जनरेट कर रहे हैं, तो जो भी स्ट्रिंग पे कोई पॉइंट है वो ऑसिलेट कर रहा है वर्टिकल डायरेक्शन में। वेव किधर जा रहा है? डिस्टरबेंस पॉजिटिव एक्स कह दें, तो डिस्टरबेंस के परपेंडिकुलर अगर कोई पार्टिकल ऑसिलेट करता है तो हम कहते हैं दैट टाइप ऑफ वेव इज ट्रांसवर्स वेव। लॉन्गिट्यूडिनल वेव में क्या होता है कि डिस्टरबेंस जिस डायरेक्शन में प्रोपोगेट करता है, जिस डायरेक्शन में डिस्टरबेंस प्रोपोगेट करता है, ऑसिलेट करता है, उसी डायरेक्शन में मीडियम के पार्टिकल ऑसिलेट करते हैं। तो बेस्ट एग्जांपल हम कहें साउंड वेव, साउंड वेव। चलिए आप लोग, ये तो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से है, कोई बात नहीं, जैसे अगर आप सामने बैठे हो, हमारे यही फील करो सामने बैठे हो, मैं बोल रहा हूँ ए बी, कभी जैसे ध्यान देना, ए बी सी ऐसे हाथ रखना, डी ई एफ जी एच, ऐसे जब आप
ए से जेड तक कहोगे तो किसी किसी वर्ड में देखोगे कि मुंह से जो एयर होगा, एयर बहुत तेजी से आगे निकलेगा, किसी किसी में एयर बिल्कुल साइलेंटली निकलेगा। तो ए कहोगे तो उसमें नहीं, बी 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 जैसे वर्ड यूज करोगे तो देखो एयर का बहुत ब्लो निकल रहा है, हाथ रखना तो समझ में आएगा। तो ऐसे जब हम बोलते हैं ए बी सी डी तो मीडियम के पार्टिकल ऑसिलेट कर रहे हैं। अब यहाँ से बोल रहे हैं तो जहां तक मीडियम में हर एक डायरेक्शन में जा रहे हैं, हर एक डायरेक्शन में पार्टिकल ऑसिलेट कर रहे हैं। तो जो हमारी ईयर में डायफ्रेम होता है उस पे पहुंच करके ऑसिलेट, जो पार्टिकल ऑसिलेट कर रहे हैं वो भी उसी जो हमारी फ्रीक्वेंसी है, जो हम बोल रहे हैं, जो हमारी फ्रीक्वेंसी है वेव का कि एक सेकंड में कितने साइकिल कंप्लीट करेगा, मीडियम मीडियम मतलब एयर हो गया या गैसियस मीडियम हो गया, तो ऑसिलेट कर रहे हैं। वही ईयर पे जब पढ़ते हैं तो वही फ्रीक्वेंसी का ऑसिलेट करता है, डायफ्रेम डायफ्रेम, और फिर हमें वही वर्ड सुनाई देता है, वही सेंसेशन से वही वर्ड सुनाई देता है। तो यहाँ मीडियम के पार्टिकल, या हम एक पाइप लें, वहां कहीं ए, दूसरे पाइप की इंच पे कोई कान लगाया रहे, उसको ए सुनाई देगा, मतलब मीडियम के पार्टिकल ऑसिलेट कर रहे हैं उसी पाइप में, उसी डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में जो डिस्टरबेंस से प्रोपोगेट कर रहा है, और जो मीडियम के पार्टिकल है वो ऑसिलेट उसी डायरेक्शन में कर रहे हैं। तो दिस टाइप ऑफ वेव इज नोन एज लॉन्गिट्यूडिनल वेव। ठीक है बेटा, तो अभी ट्रांसवर्स वेव की बात करते गए, समझ में आता गया, स्ट्रिंग से सब उसको एक्सप्लेन किया। 90% चीजें वही हैं, लेकिन अब वो क्या है, हम वहां पे वाई एक्स का फंक्शन लिखते हैं, यहाँ पे वाई एक्स लिखेंगे नहीं, क्योंकि पार्टिकल भी जो ऑसिलेट कर रहा है वो भी एक्स डायरेक्शन में कर रहा है, वेव भी एक्स डायरेक्शन प्रोपोगेट कर रही है। तो वहां पे जो जो डिफरेंस आएंगे वो सब हम बताने की कोशिश करते हैं। ठीक है, क्लियर बेटा? जी सर। Yes, sir. हम्म, तो अब हम बात करने जा रहे हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव। लॉन्गिट्यूडिनल वेव ध्यान से समझो बेटा, कुछ नहीं, सब आसान है यार, खूब आसान है, मैं बता रहा हूं ना। कतई नहीं मानने के तैयार, कोनो चीज मुश्किल है कोई भी, एक बार समझ गए फिर देखो क्वेश्चन कैसे होते हैं, यही होता है। देखो बेटा, लॉन्गिट्यूडिनल वेव, कोई नहीं, समझने में टाइम लगे लगे, लेकिन फिर क्वेश्चन फटाफट जैसे एकदम दौड़े। अब ध्यान देना, जैसे मान लो एक हम यहाँ पे पाइप ले रहे हैं बेटा, पाइप ले रहे हैं और एक यहाँ पे हम पिस्टन बना रहे हैं। और ये है आपका गैस, कोई भी मीडियम एयर हो सकता है, और यहाँ पे हम दिखा रहे हैं डिफरेंट लेयर, L1, L2, L3, L4, L5, और यहाँ पे अभी प्रेशर क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, P0, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अभी इसमें वेव नहीं है। अब ये अगर हम यहाँ पे जो पिस्टन हमने दिखाया है, इसी को हम बेटा यहाँ पे ध्यान देना, कनेक्ट, एक समझाने के लिए तुम्हें बता रहे हैं, ऐसे एक हमने पार्टिकल ले लिया, इसको कनेक्ट किया स्प्रिंग से, सब नेचुरल लेंथ में स्प्रिंग से कनेक्ट किया, जिसे समझो बात को, ये स्प्रिंग, ये पार्टिकल कोई मास m है, ऐसे हमने कनेक्ट किया, और इसको हम SHM कराएंगे। किस डायरेक्शन में कराएंगे, इसको टू एंड फ्रो मोशन करा रहे हैं बेटा, और यहाँ पे ये स्प्रिंग को टू एंड फ्रो मोशन अबाउट मीन पोजीशन, मीन पोजीशन इसका यही है, मीन पोजीशन। और ये पिस्टन को कभी हम आगे कंप्रेस करेंगे, इस पिस्टन को कभी प्रेस किया गया
प्रेस किया बाहर लिया, प्रेस किया बाहर लिया, प्रेस किया बाहर लिया, ऐसे स्प्रिंग को पकड़ के हम ये जो मास 1 है 1 कह दें, इसको 2 कह दें, कोई नहीं, इसको हम 1 कह रहे हैं, 2 कह रहे हैं, 3 कह रहे हैं, 4 कह रहे हैं, 5 कह रहे हैं, और इसको हम m कह रहे हैं। m मास को पकड़ के हम उसको टू एंड फ्रो ऐसे ऐसे मोशन करा रहे हैं। कुछ टाइम के बाद क्या होगा बेटा, जब m को हम कंप्रेस करेंगे, m को कंप्रेस करेंगे, ध्यान देना, तो m यहाँ पे पहुंच गया और ये कंप्रेशन स्टेट पे आ गया, ये यहाँ पे 1 है, फिर ये इसको कंप्रेस करेगा, कुछ डिस्प्लेस करेगा, मान लो 3 तक अभी बात नहीं पहुंची, तो ये सब अपनी जगह पे रहेंगे, ये सब अपनी जगह पे रहेंगे, ये सब अपनी जगह पे रहेंगे, इनको अभी पता ही नहीं लगा, इसको हमने कंप्रेस किया, ये पिस्टन यहाँ पे कहीं पे गया, यहाँ तक ले गए तो L1 लेयर जो होगी वो कहीं डिस्टर्ब होकर के L1 यहाँ कहीं पहुंचेगी, जब इसको हम इलांगेट करेंगे, यहाँ पे ले जाएंगे मीन पोजीशन से, तो ये स्प्रिंग इलांगेट हो गई और दूसरा यहाँ पे हो गया। फिर ये देखेंगे बेटा कि कहीं पे, ये देखेंगे कि कभी ये जो कंप्रेस किया गया था वो यहाँ कहीं पहुंच गया, ये यहाँ पहुंच गया, मतलब जो 1 2 3 4 5, तो 5 वाला जो डिस्टरबेंस यहाँ पे हम क्रिएट कर रहे हैं वो 5 तक पहुंच गया। इसका मतलब क्या होगा कि जिस डायरेक्शन में डिस्टरबेंस प्रोपोगेट कर रहा है उसी डायरेक्शन में मीडियम के पार्टिकल भी ऑसिलेट कर रहे हैं, मीडियम के पार्टिकल भी ऑसिलेट कर रहे हैं, हर एक पार्टिकल अपनी जगह पे मीन पोजीशन पे एसएचएम कर रहा होगा, तो दिस टाइप ऑफ वेव इज नोन एज लॉन्गिट्यूडिनल वेव। समझ पा रहे हो बेटा हमारी बात को, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ? समझ जाओगे, जल्दी आगे बढ़ेंगे, नहीं फिर समझाएंगे। बोलो बेटा, Yes, sir. बोलो आयुषी बेटा, सोमिल, दिव्यम, भाव, Yes, sir. हर्षित, अभिषेक, बोलो, यस सर। Yes, sir. समझ में आ रही बात? यस सर। तो क्या होता है कि इसको कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव, कि जहां पे डिस्टरबेंस, जहां पे मीडियम के पार्टिकल, इफ पार्टिकल ऑफ मीडियम ऑसिलेट्स, if particle of medium, if medium लिख भी दे रहे हैं, medium of particle oscillates in the direction of wave propagation, मतलब wave मतलब disturbance, then these type of wave is known as longitudinal wave, longitudinal wave। अब बेटा देखो, हमको इलास्टिसिटी पार्ट हम बताएंगे, अलग से बताएंगे, कोई टेंशन जरा भी ना लेना। वेव स्पीड जो होती है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव स्पीड हम लिख रहे हैं, लॉन्गिट्यूडिनल वेव स्पीड v, ये हम लिख रहे हैं। लॉन्गिट्यूडिनल वेव जो होगा, ये सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों में मूव कर सकता है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव तीनों में मूव कर सकता है, जबकि ट्रांसवर्स वेव ट्रेवल्स ओनली इन सॉलिड। लॉन्गिट्यूडिनल वेव स्पीड in solid v is equal to under root y by rho, y by d कहते हैं, dm कहते हैं डेंसिटी ऑफ सॉलिड, y is यंग्स मॉडुलस। नोट कर लो बेटा, सब बताऊंगा, जिनको मालूम है अच्छी बात है। यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यहाँ पे जरूरी है, क्योंकि फिर वापस कैसे बीच में इंट्रोड्यूस कर पाएंगे। यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, D is density kg per meter cube। तो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसका यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। देखो कैसे ये ट्रेवल करता है, अगर मान लो 5 किलोमीटर की पाइप है, या हम कहें सॉलिड पाइप है
यहाँ से 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर का, एक एंड हमारे पास है, दूसरा एंड आपके पास है, और उसके परपेंडिकुलर अगर ऐसे पाइप है, हम पाइप पे, ये हम कहें ऐसे सिलेंड्रिकल पाइप है, पाइप पे ऐसे नॉक करें अगर हम इस एंड पे, और वो पाइप पे कोई भी ईयर अपना अगर पास में लगाया है तो उसको कुछ साउंड सुनाई देगा। मतलब जो सॉलिड है उसके पार्टिकल भी ऑसिलेट करके वो जो डिस्टरबेंस हम यहाँ क्रिएट कर रहे हैं वो बहुत स्मॉल ऑसिलेशन कर रहा है, लेकिन वो दूसरे एंड पे भी पहुंचा रहा है वही ऑसिलेशन, इसलिए साउंड वहां सुनाई देगा। समझ पा रहे हो हमारी बात को? तो लॉन्गिट्यूडनल वेव कैन ट्रेवल, और वहां पे देखो जो पाइप है, इस पाइप के पार्टिकल इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑसिलेट कर रहे हैं, तो उसको हम लॉन्गिट्यूडनल वेव स्पीड कहेंगे अंडर रूट वाई बाई टी इन सॉलिड। Y is Young's modulus of elasticity, D is density in kg per meter cube, और Y की जो यूनिट होगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा। टेंशन न लो, ये लिख लो यहाँ पे, क्योंकि दोबारा हम कैसे लिखेंगे वो दिक्कत है, इसलिए यहाँ पे भी लिख लो। इन लिक्विड बी स्पीड जो होगा, लिक्विड में जो वेव लॉन्गिट्यूडनल वेव स्पीड होगी अंडर रूट बी अपॉन रो। एक्चुअली लिक्विड की डेंसिटी को जनरली रो से डिनोट करते हैं, सॉलिड की डेंसिटी को डी से डिनोट करते हैं। तो V जो लिखेंगे अंडर रूट बी बाई रो, बी इज बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसको कहेंगे बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। रो इज डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ठीक है बेटा? तो बी का भी एसआई यूनिट, बी का भी होगा एसआई यूनिट ऑफ बी इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और डेंसिटी का तो होगा केजी पर मीटर क्यूब। ये हो गया लिक्विड। इन गैसेस, तीसरा लॉन्गिट्यूडनल वेव स्पीड इन गैसेस, वी होगा अंडर रूट गामा पी बाई रो, गामा इज specific heat capacity ratio Cp by Cv. Cp is specific heat capacity at constant pressure, of gas. Cv लिखेंगे specific heat capacity of gases at constant volume, तो गामा जो होगा, गामा Cp by Cv पढ़ा होगा बेटा। मोनोटॉमिक के लिए कितना होता है? मोनोटॉमिक के लिए 5/3 पता है? Yes, sir. For monatomic gamma is 5/3. Diatomic का कितना होता है? 7/5। यही पता है, सब केमिस्ट्री में पढ़ चुके हो। पॉलीएटॉमिक गामा इज 4/3, ये होगा 1.67, ये होगा 1.40, ये होगा 1.33। चलिए, रो डेंसिटी हो गया, पी हो गया प्रेशर ऑफ गैस, इन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। लॉन्गिट्यूडनल वेव स्पीड जो हुआ, लॉन्गिट्यूडनल वेव स्पीड इन सॉलिड, इन लिक्विड, इन गैसेस। लॉन्गिट्यूडनल वेव स्पीड हम डायरेक्टली यहां से लिखेंगे, कोई प्रूफ की जरूरत नहीं। हाँ, गामा, बल्क मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस, ये सब हम बताएंगे, अभी कोई टेंशन की बात नहीं है। अब देखो बेटा,
तो जो यहाँ पे हमारा वेव स्पीड आया, लॉन्गिट्यूडनल वेव स्पीड, हमने बताया कि ये गैसेस में लॉन्गिट्यूडनल वेव जो ट्रेवल करेगी या सॉलिड में करेगी या लिक्विड में करेगी, तो उसकी वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब एक बात देखो कि जैसे एक चीज और यहाँ पे बता रहे हैं बेटा, एक प्रेशर, एक्सेस प्रेशर जो होता है, क्या होता है कि अगर कोई एक स्फीयर है, कोई एक स्फीयर है कोई एक स्फीयर है, इसके सराउंडिंग से हम यहाँ पे अगर प्रेशर इंक्रीज करें, अभी क्या है, अंदर का प्रेशर, बाहर का प्रेशर, जो भी प्रेशर है, अगर बाहर से हम प्रेशर इसका इंक्रीज करें P, तो इसका वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। लेट वॉल्यूम डिक्रीजेज बाई dV, और V इज इनिशियल वॉल्यूम। ठीक है बेटा, कोई भी हमने लिक्विड का एक स्फेरिकल सरफेस लिया, या गैसेस का हम स्फेरिकल सरफेस लें, और उसको हम कहें चारों तरफ से अगर हम प्रेशर P इंक्रीज कर रहे हैं, प्रेशर P इंक्रीज कर रहे हैं, तो इसका वॉल्यूम dV से डिक्रीज होगा। तो एक रिलेशन हम यहाँ पे लिख रहे हैं बेटा, P इंक्रीज इन प्रेशर इज इक्वल टू B इंटू dV बाई V। अब यहाँ पे देखो dV, सिंस dV इज डिक्रीज इन प्रेशर, अभी याद कर लो, कोई टेंशन नहीं लेना है, हर साल एक चीज बताएंगे, सब खुल के आएगा। अभी इसको यहाँ पे जरूरी है बताना, क्योंकि बाद में दोबारा फिर हम कैसे रिलेट करेंगे, इसलिए dV डिक्रीज इन प्रेशर को तो हम निगेटिव लिखते हैं, इसलिए यहाँ पे निगेटिव साइन लगाएंगे। P इंक्रीज इन प्रेशर, B is bulk modulus of elasticity, bulk modulus of elasticity of liquid, of V is initial volume, dV is decrease in volume, सॉरी, जब बेटा प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो डिक्रीज इन वॉल्यूम होगा ना, dV is decrease in volume, P increase in pressure, B is bulk modulus of elasticity। तो ये एक रिलेशन होगा, B is bulk modulus of elasticity of liquid। तो ये एक बेटा रिलेशन होगा जो हम यूज करेंगे। P is equal to increase in pressure is equal to minus B dV by V को कहते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, dV by V को नाम देते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, इसको कहते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, dV by V। निगेटिव का मतलब हो गया कि वॉल्यूम डिक्रीज हुआ, और पॉजिटिव का मतलब हो गया कि वॉल्यूम इंक्रीज किया। समझ में आया? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, B इज बल्क मॉडुलस, P इज इंक्रीज इन प्रेशर, बस ये तीन चीज ध्यान रखना। P is increase in pressure, B is bulk modulus, dV minus dV by V is volumetric strain। अब एक बात देखो बेटा, हम बात कर रहे थे, क्या बात कर रहे थे, लॉन्गिट्यूडनल वेव की, ध्यान से समझना, कोई बात नहीं है, हमने ये बताया बस आपको, अभी बस ये याद रखो, P increase in pressure is minus B dV by V, और dV by V को, निगेटिव dV by V को वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कहते हैं। P इंक्रीज इन प्रेशर, B इज बल्क मॉडुलस ऑफ लिक्विड, दैट्स ऑल। अब देखिए बेटा, देखो ध्यान से, जो हम ट्रांसवर्स वेव में लिखते थे, फॉर ट्रांसवर्स वेव, समझना बात बेटा,
बेटा बात को समझना ध्यान से। फॉर ट्रांसवर्स वेव हम लिख देते y एज ए फंक्शन ऑफ t a साइन kx माइनस ओमेगा t प्लस फाई नॉट, या y एज ए फंक्शन ऑफ xt a साइन ओमेगा t माइनस kx प्लस फाई नॉट डैश। फाई की वैल्यू चेंज हो जाएगी भाई, kx माइनस ओमेगा t लिखें या ओमेगा t माइनस kx लिखें तो फाई की वैल्यू चेंज हो जाएगी, बाकी सब सेम रहेगा। ठीक है बेटा, बोलो। अब देखो बेटा, y क्या था, कोई भी ट्रांसवर्स वेव में बेटा y क्या था, कोई भी स्ट्रिंग है उसका हम लोगों ने देखा था, अगर यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, ये ओरिजिन है, और इसका अगर हम लोगों ने लिखा है, ये स्ट्रिंग दिखाया किसी मोमेंट पे, तो वेव ट्रेवल कर रही है, मतलब x डिस्टेंस पे कहीं पे भी x डिस्टेंस पे इसका y डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, y डिस्प्लेसमेंट एट टाइम t, y डिस्प्लेसमेंट एट टाइम t, एट t टाइम, यही हमने लिखा था वेव इक्वेशन। तो इसका मतलब y जो लिखा है x एज ए फंक्शन ऑफ एक्स टी, वो क्या लिखा है कि कोई भी पार्टिकल ऑन स्ट्रिंग, any particle on string, its displacement along y direction at any time t, its displacement from mean position at any time t is y as a function of x, and t is given a sin omega t minus kx plus phi naught dash। यही तो लिखा है बेटा। अब देखो, जब हम लॉन्गिट्यूडनल वेव की बात कर रहे हैं, तो जो लॉन्गिट्यूडनल वेव होगा, फॉर लॉन्गिट्यूडनल वेव, अब इसके जो लेयर हैं, ये लेयर ऑसिलेट कर रहे हैं, L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7, L8, जो हम लेयर लिख रहे हैं, L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7, L8, ये सबके सब ऑसिलेट कर रहे हैं, एसएचएम कर रहे हैं। अगर यहाँ से डिस्टरबेंस, अगर हम इसको जो हमने दिखाया था उस पिस्टन को अगर मूव कराते हैं, टू एंड फ्रो मोशन कराते हैं, तो ये जो मीडियम के लेयर होंगे या जो पार्टिकल होंगे वो एसएचएम कर रहे होंगे इन द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन। अब हम किसी दो लेयर की बात करें, मान लो कि कहीं पे भी हम एक लेयर दिखा रहे हैं L1, एक दिखा रहे हैं L2। L1 का हम कह रहे हैं कि यहाँ कहीं पे इसका ओरिजिन है, मीन पोजीशन यहाँ से ये x डिस्टेंस पे है, x डिस्टेंस पे है। तो अब हम इसका, अगर ये ऑसिलेट कर रहा है, L1 जो ऑसिलेट कर रहा है, ध्यान देना बेटा, L1 अगर मैक्सिमम डिस्टेंस तक गया, अभी L2 हटा देते हैं, ये इसका पहले जब गैस नहीं, जब ये ऑसिलेट नहीं कर रहा, कोई लॉन्गिट्यूडनल वेव नहीं है, तो जो लेयर L1 है वो अपनी जगह पे होगा, मीन पोजीशन पे होगा, और ये मीन पोजीशन हम कहें कि मैक्सिमम जो ये ऑसिलेट कर सकता है, मान लो यहाँ तक कर सकता है, समझाने के लिए हम यहाँ बता रहे हैं। ये राइट एक्सट्रीम हमने दिखाया, ये इसका हो गया एम्पलीट्यूड A, और ये लेफ्ट एक्सट्रीम तक ऑसिलेट कर सकता है लेयर, लेफ्ट एक्सट्रीम। इसका मतलब हो गया कि x की वैल्यू जो ऑसिलेट होगी वो किनके बीच होगी, x माइनस, ये बेटा ये है A, ये इसका L1, ये मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन, और ये लेयर ऑसिलेट कर रहा है, इसका एम्पलीट्यूड है A, तो इसका मतलब x जो होगा वो x माइनस A से ग्रेटर, यहाँ पे आ गया तो ये x माइनस A हो गया, x जो होगा x माइनस A से और x प्लस A के बीच ऑसिलेट कर रहा होगा कि नहीं, ऐसे लिखो, इसको x मीन कह दें, x मीन,
एक्स मीन जो चेंज होगा वो किसके किसके बीच होगा? एक्स मीन माइनस ए और एक्स मीन प्लस ए। देखो ध्यान से देखो, ये लेयर है हमारा L1, इसका हमने कह दिया एक्स मीन, या हम कह दें एक्स इसका कोऑर्डिनेट। ये ऑसिलेट कर रहा, राइट एक्सट्रीम जा रहा है तो ए एम्पलीट्यूड है, राइट एक्सट्रीम ए जा सकता है, लेफ्ट एक्सट्रीम ए जा सकता है। तो जो एक्स की वैल्यू होगी, ये एक्स की जो वैल्यू होगी किसके बीच ऑसिलेट कर रही होगी? एक्स माइनस ए और एक्स प्लस ए। ये समझ पा रहे हो बेटा? Yes, sir. एक्स माइनस ए एक्स की मिनिमम वैल्यू होगी, एक्स प्लस ए जो होगा वो एक्स मैक्सिमम वैल्यू होगी। होगी कि नहीं? बोलो बेटा। यस सर। अब देखो, ये हम बात कर रहे हैं कि अब इसका अगर मान लो किसी इंस्टेंट पे, ध्यान देना, किसी इंस्टेंट पे ये अगर मीन पोजीशन से, ये लेयर मीन पोजीशन से, किसी भी इंस्टेंट पे ये लेयर मीन पोजीशन से एस डिस्टेंस पे, देखो एक्स डायरेक्शन में तो हम एक्स फिर नहीं लिख सकते, ये किसी यही L1 लेयर L1 डैश पे पहुंच गया है टाइम t, ये ऑसिलेट कर रहा है इनके बीच में, तो ये एक्स डायरेक्शन में होगा। इसलिए बेटा जो ट्रांसवर्स वेव में क्या था कि हम वाई लिखते थे, जो पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा था उसका वाई कोऑर्डिनेट लिखते थे, लेकिन यहाँ पे जो एक्स डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहा है इसका एक्स कोऑर्डिनेट कैसे लिखें? इसलिए इसको हम क्या कह रहे हैं, मीन पोजीशन से इसको मान ले रहे हैं एस। क्या मान ले रहे हैं? एस। एस। तो एस को हम कह दें एज ए फंक्शन ऑफ एक्स एंड टी, इसको लिखेंगे एम्पलीट्यूड ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। कोई ये कह सकता है ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई नॉट डैश, एक ही बात आएगी ना बेटा? यस सर। अब यहाँ पे ध्यान देने की बात है, ये एस क्या है? एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट वेव पार्टिकल का। हाँ, जो पार्टिकल है या लेयर है, सब लोग ध्यान दो बेटा, सब लोग ध्यान दो, अपने आप नहीं समझ पाओगे, इधर उधर में परेशान होंगे, फिर बाद में लगता है कि ये बहुत मुश्किल है। जो जब हमारा, देखो ध्यान से, जब कोई वेव ट्रेवल नहीं कर रहा है, कोई वेव नहीं ट्रेवल कर रहा है, तो एयर है मीडियम में, तो प्रेशर क्या है? पी एटमॉस्फेरिक है पाइप के अंदर। हमने मार्क कर दिया L1 लेयर, L2 लेयर, L3 लेयर, ऐसे दिखा दिया। अब अगर हम यहाँ पे इसको, जो पिस्टन है उसको ऑसिलेट कराएंगे, जब राइट लेफ्ट ऑसिलेट कराएंगे पिस्टन को राइट लेफ्ट ऑसिलेट कराएंगे, तो जो भी मीडियम के पार्टिकल होंगे या जो लेयर होगा, हर एक लेयर ऑसिलेट करेगा बेटा टू एंड फ्रो मोशन। Yes, sir. जब टू एंड फ्रो मोशन करेगा तो मीन पोजीशन से राइट एक्सट्रीम पे जाएगा, दैट विल बिकम एम्पलीट्यूड। लेफ्ट एक्सट्रीम पे जाएगा तो दैट विल बिकम एम्पलीट्यूड। तो एक्स ही डायरेक्शन में जा रहा है और उसी डायरेक्शन में वेव भी प्रोपोगेट कर रहा है। तो मीन पोजीशन का जो लेयर है, किसी टाइम पे L1 लेयर अगर यहाँ से मैक्सिमम एक्सट्रीम राइट एक्सट्रीम के बीच में किसी टाइम पे है एस डिस्टेंस, तो उसको हम एस दिखा रहे हैं। या तो कैपिटल एक्स लिखे, क्या लिखे? वाई तो लिख नहीं सकते, वाई डायरेक्शन में तो है नहीं। समझ में आ रही बात बेटा सबको? बोलो। यस सर। तो एस हम इसलिए इसको एक्स एस लिख रहे हैं, एस स्मॉल एस, दैट इज फंक्शन ऑफ एक्स एंड टी, ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। अब ये एक्स क्या है? ओरिजिन से इस लेयर का एक्चुअल पोजीशन है, ओरिजिन से इस लेयर का एक्चुअल पोजीशन है एक्स। अब ये स्मॉल एस जो है दैट इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ लेयर फ्रॉम मीन पोजीशन, लिख लो। एस एक्स टी is displacement of layer from mean position, from mean position, from mean position at time t, at time t. Initial position is initial position of layer, initial position of layer
from origin is x. S as a function of x and t, a sin kx minus ओमेगा t प्लस फाई नॉट। समझ में आया बात बेटा? Yes, sir. Yes, sir. अब हम कहें ओरिजिन से इस लेयर का पोजीशन क्या होगा? एक्स ओरिजिन से इस लेयर का पोजीशन क्या होगा? बताओ। सर एक्स मीन पोजीशन के टाइम पर। ओरिजिन से इस लेयर का हम पोजीशन पूछ रहे हैं। X plus S. हाँ, वेरी गुड। ओरिजिन से बेटा हम ओरिजिन से पूछ रहे हैं, ओरिजिन से पूछ रहे हैं, ओरिजिन से इस लेयर का पोजीशन पूछ रहे हैं। ठीक है? क्या पूछ रहे हैं? ओरिजिन से इस लेयर का पोजीशन पूछ रहे हैं। देखो ध्यान से, हम क्या पूछ रहे हैं? ओरिजिन से इस लेयर का पोजीशन पूछ रहे हैं। तो पोजीशन ऑफ लेयर फ्रॉम ओरिजिन, बोलो क्या हो जाएगा अभिषेक? एक्स प्लस एस। हाँ, पोजीशन ऑफ लेयर नेट कहे तो फ्रॉम ओरिजिन। सोमिल बेटा समझ में आ रहा है? Yes, sir. दिव्यम भावुक, तो हम लिखेंगे यहाँ पे कहेंगे एक्स नेट, तो इसका पोजीशन ऑफ लेयर लिखेंगे जब एक्स लिखेंगे एक्स प्लस एस एज ए फंक्शन ऑफ एक्स टी, तो इसको हम कह सकते हैं एक्स प्लस ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। इसका हमने पोजीशन लिख दिया फ्रॉम ओरिजिन नेट पोजीशन लिख दिया। अब इसको क्या कहोगे बेटा? इसको कुछ एक्स नाम दे दिया जाए, एक्स एट टी। अब अगर हम इसका पूछें, हमारी बात सुनो, अगर हम कहें वेलोसिटी, इस लेयर की वेलोसिटी क्या होगी? ये जो लेयर है इस इंस्टेंट पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी? तो डेल एस बाई डेल टी कहोगे। इसी फर्स्ट को तो डिफरेंशिएट करोगे। Yes, sir. तो वेलोसिटी अगर हम लिखें, वेलोसिटी, इस लेयर की वेलोसिटी लिख रहे हैं, वेलोसिटी, तो वेलोसिटी कहेंगे v इज इक्वल टू डेल एस बाई डेल टी। डेल इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि s इज ए फंक्शन ऑफ x एंड t, a साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। तो वेलोसिटी आ जाएगी लेयर की, या लेयर पे जितने पार्टिकल होंगे सबकी, तो टाइम यहाँ वेरिएबल है, तो इसको लिख देंगे माइनस ओमेगा ए कॉस ऑफ के एक्स माइनस ओमेगा टी कॉस ऑफ के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। ये आ जाएगा v, वेलोसिटी आ जाएगी। ये समझ में आई बात? वेलोसिटी किसकी आई? जो लेयर अपने मेन Yes. पोजीशन पे था, किसी टाइम पे s डिस्प्लेस हुआ है, उसकी वेलोसिटी आ गई। एक्सट्रीम इंड पे वेलोसिटी क्या आ जाएगी? 0। ऑसिलेट कर रहा है, सिस्टम कर रहा है ना, Yes, sir. ये वेलोसिटी। Yes, sir. मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होगी? ओमेगा ए इज एम्पलीट्यूड, ओमेगा इज इट्स एंगुलर फ्रीक्वेंसी, 2 पाई बाई कैपिटल टी। समझ में आ रही बात बेटा? बोलो। यस सर। तो मुझे लग रहा है समझना तुम लोग बंद कर चुके हो। हाँ सर, आ रहे। समझ में आ गया? यस सर। यहाँ तक क्लियर है बिल्कुल अच्छे से? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. हम्म।
अब देखो यहाँ पे हम एक चीज बता रहे हैं कि जैसे हम ट्रांसवर्स वेव में डेल वाई बाई डेल एक्स क्या होता था? सर वेव स्पीड और उसके लिए रिलेशन आता था tan थीटा। वैसे Slope. डेल वाई बाई डेल एक्स हम क्या कहते थे? स्लोप कहते थे। Slope. याद Slope. करो, वाई डायरेक्शन में था पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट, और उसके ओरिजिन से एक्स डिस्टेंस पे था वो पार्टिकल का पोजीशन, एक्स वाई पोजीशन था, और उस पे डेल वाई बाई डेल एक्स जब लिखते थे तो स्लोप आ जाता था। आता था ना बेटा? Yes, Yes, sir. sir. डेल वाई बाई डेल एक्स स्लोप आ जाता था। यहाँ पे क्या होगा? वाई डायरेक्शन में पार्टिकल ऑसिलेट कर नहीं रहा है, तो मीन पोजीशन से जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है? एस। क्या है? Yes. डेल एस बाई डेल एक्स क्या आएगा? डेल एस अपॉन डेल एक्स। इसका मीनिंग क्या होगा? ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? मीनिंग ऑफ डेल एस अपॉन डेल एक्स। देखो ध्यान से, बहुत इंटरेस्टिंग बात आने वाला है। इसका मतलब क्या हुआ? जब ट्रांसवर्स वेव में तो हम कहते थे कि जो पार्टिकल का पोजीशन है डेल वाई बाई डेल एक्स, स्लोप आ गया, यही तो कहते थे बेटा। वेव स्पीड आएगा क्या? डेल एस बाई डेल एक्स वेव स्पीड आ गया। नहीं। फिर क्या आया? क्या रिप्रेजेंट करेगा ये? देखो देखो बेटा, एस क्या है? एस तो समझ चुके हो, एस है ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट। लिखा बेटा? ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव नॉट, डैश लिख दो या फाइव नॉट लिखो, दोनों एक ही बात है, फाइव नॉट चेंज कर देगा। ये एस आया। एस क्या आया? एस है एज ए फंक्शन ऑफ एक्स एंड टी, है कि नहीं? Yes, sir. इसको फर्स्ट कह दिया जाए। अब देखो ये क्या रिप्रेजेंट करता है। अब बेटा देखो, जो ट्रांसवर्स वेव, जो लॉन्गिट्यूडिनल वेव है, हम कोई दो लेयर ले रहे हैं। हमारी बात ध्यान से समझना, ध्यान से एक एक लोग एकदम अच्छी तरीके से। ये मान लिया लेयर L1 लिया, दिखाने के लिए हम थोड़ा आपको दूर बना रहे हैं। L2 लिया, इसका पोजीशन x ले लिया, और इसका पोजीशन ले लिया x प्लस dx, मतलब ये हो गया dx। ये समझ में आ रही है हमारी बात बेटा? ये हमारा है पाइप, इसमें लेयर L1 लिया, L2 लिया। जब कोई भी डिस्टरबेंस नहीं है, कोई भी डिस्टरबेंस नहीं है, कोई पार्टिकल ऑसिलेट नहीं कर रहा है, तो हमने L1 L2 लेयर ले लिया, एक x डिस्टेंस पे लिया और एक x प्लस dx पे लिया। ठीक है बेटा? समझ Yes, sir. पा रहे हो? यहाँ तक बात क्लियर है सबको अच्छे से? Yes. Yes, sir. अब ध्यान देना। अब यहाँ पे हम कह रहे हैं कि जैसे दो लेयर, हमारी बात को समझना, दो लेयर है, एक x पे है और एक x प्लस dx पे है। अब अगर यहाँ डिस्टरबेंस आया तो ऑसिलेट करना शुरू किए दोनों लेयर, शुरू किए कि नहीं ऑसिलेट करना अपनी जगह पे? दो लेयर की बात कर रहे हैं, बोलो बेटा। Yes, sir. तो किसी इंस्टेंट पे मान लो कि जो x पे है लेयर, वो अपने मीन पोजीशन से s डिस्प्लेस किया। कितना किया? Yes. s डिस्प्लेस किया। और दूसरा जो ऑसिलेट कर रहा है, ये भी दोनों ऑसिलेट कर रहे हैं, तो दोनों अपने मीन पोजीशन के अबाउट ऑसिलेट कर रहे हैं। तो अब एक बात ध्यान देना, तो कभी ऐसा हो सकता है कि जब दोनों लेयर पास पास आ जाएं, तो उस समय पे उनके बीच का एयर क्या होगा? कंप्रेस्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? Compressed. Compressed. कंप्रेस्ड होगा। तो वहां पे प्रेशर क्या होगा? ज्यादा. मैक्सिमम। मैक्सिमम डेंसिटी क्या होगी? मैक्सिमम। Maximum. और जब दोनों लेयर अपने दूर दूर चले जाएं, मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्टेंस पे आ जाएं, तो क्या हो जाएगा? Minimum pressure. मिनिमम प्रेशर, मतलब यहाँ पे हम कहें मिनिमम प्रेशर हो जाएगा, और यहाँ पे हम कहेंगे डेंसिटी मिनिमम हो जाएगी। इसको कहते हैं रेयर फैक्शन। क्या कहते हैं? Rarefaction. इसको क्या कहते हैं? कंप्रेशन। समझ में आ रही बात बेटा? Yes, Yes, sir.
अगर मिनिमम दोनों के बीच मिनिमम डिस्टेंस हो गया तो उसको कहेंगे कंप्रेशन, प्रेशर विल बी मैक्सिमम। लेकिन ध्यान देना, हमारी बात को ध्यान दो कि जो लेयर है अपनी जगह पे उनका डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। एस की वैल्यू क्या हुई बोलो, Maximum. समझ पा रहे हो बेटा सब लोग? हमारी बात ध्यान से सुनो, सबको दिखाई दे रहा, क्लियर आवाज आ रही है? डिस्प्लेसमेंट वाला समझ नहीं आई बात, हाँ डिस्प्लेसमेंट वाली बात से समझ नहीं आई लेयर दोनों की। हाँ, वही बात कह रहा हूँ, कोई बात नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, सब लोग ध्यान से देखो। आवाज क्लियर दिखाई आवाज क्लियर आ रही है और हमारी फोटो दिखाई दे रही है ना क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. देखो ये लेयर है हमारा L1, ये लेयर है L2। अभी कोई वेव नहीं है अपनी जगह पे। प्रेशर कितना है पाइप में, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, समझ गए यहाँ तक? Yes, sir. अब क्या हुआ कि कोई डिस्टरबेंस आया लेफ्ट साइड से, वहां पे हम पिस्टन से ऐसे ऑसिलेट करा रहे हैं, तो भाई यहाँ पे डिस्टरबेंस पहुंचेगा, पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा? Yes, sir. पहुंचा। अब ये L1 L2 लेयर है, राइट हैंड हमारा L2 लेयर है, ये L1 लेयर, दोनों ऑसिलेट करना शुरू किए। अब इसके नेक्स्ट पार्टिकल जो होंगे वो भी ऑसिलेट कर रहे होंगे, तो ऐसे प्रोपोगेशन में जा रहा होगा ना, दोनों ऑसिलेट कर रहे हैं तो उसके पास के अपने ऑसिलेट कर रहा है, तो डिस्टरबेंस तो आगे प्रोपोगेट कर रहा है लेकिन पार्टिकल मीडियम को अपनी जगह ऑसिलेट कर रहे हैं। समझ में आ रही बात बेटा? अब देखो L1 L2 दोनों के बीच का डिस्टेंस हमने dx ले लिया था पहले। क्या ले लिया था? dx. dx। अब इसका एरिया मान लेते हैं, पाइप के एरिया A मान लेते हैं। इनके बीच का वॉल्यूम कितना है अभी एयर का? A dx. इंटू dx, Yes, sir. है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. वैसे हमने एम्पलीट्यूड भी ये मान लिया, कोई नहीं, हम अभी s मान लेंगे, कैपिटल S ले लेंगे, एरिया कुछ भी, या a डैश ले लेंगे, तो वॉल्यूम आ गया a डैश इंटू dx। अब देखो एक बात ध्यान से देखो कि ये जो L1 लेयर है, L1 लेयर ये किसी टाइम पे अपने मीन पोजीशन से मान लो s डिस्टेंस पे है, s है, Yes, sir. और दूसरी लेयर अपनी मीन पोजीशन से मान लो s प्लस ds पे है, ऑसिलेट कर रहा दोनों बेटा ना। Yes. Sir. हम पहली चीज क्या करेंगे, दोनों अपनी मीन पोजीशन पे, दोनों जब एक्सट्रीम एंड पे आ गए, कंप्रेस हो गया एयर, दोनों के बीच का डिस्टेंस मिनिमम हुआ, एयर कंप्रेस हुआ, Yes, प्रेशर क्या, मैक्सिमम। दोनों के बीच प्रेशर क्या हुआ, जो Max- लेयर है Maximum. में दोनों के बीच का एयर कंप्रेस नहीं हुआ, मैक्सिमम। Yes, sir. L1 L2 प्रेशर मैक्सिमम हुआ, डेंसिटी क्या हुई दोनों के बीच की, जो एयर है Maximum. 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 मैक्सिमम हुआ, और दोनों लेयर अपने मीन पोजीशन से एक्सट्रीम एंड पे आ गए हैं ना, Yes, sir. तो दोनों लेयर का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, Maximum. Maximum. मैक्सिमम। समझ में आ रहा सोमिल बेटा? दिव्यम भाव? Yes, sir. Yes, sir. तो ध्यान देना, जब ये इनका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हुआ तो प्रेशर क्या हो गया, Maximum. मैक्सिमम। जब डिस्प्लेसमेंट इनका मैक्सिमम हुआ, ये एक बात ध्यान दो, कौन से लेयर का, जो L1 L2 है, लेकिन जो उनके बीच में लेयर है उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, 0। वो Zero. तो अपनी जगह पे ही है ना। Yes. तुम्हारी बात ध्यान समझो, कोई नहीं, ये ऑसिलेट कर रहे हैं, ऑसिलेट कर रहे हैं। अब क्या कह रहे हैं कि ये L1 है, L2 है, इनके बीच का dx है, तो वॉल्यूम क्या हो गया, a dx। अब हम कह रहे हैं कि ये s डिस्प्लेस हुआ और ये s प्लस ds डिस्प्लेस हुआ। सपोज किसी इंस्टेंट पे कितना डिस्प्लेस हुआ, एक s डिस्प्लेस हुआ, दूसरा s प्लस ds Yes. मीन पोजीशन से, तो दोनों के बीच का वॉल्यूम कितना चेंज हुआ, पहले कितना था, ADS था पहले. पहले ADS. था। अब एक लेयर S से मूव किया राइटवर्ड, दूसरा लेयर मूव कर गया राइटवर्ड S प्लस ds से, तो दोनों के बीच वॉल्यूम कितना इंक्रीज कर गया, सेम रहा वॉल्यूम. हम्म, सेम रहा वॉल्यूम. वॉल्यूम तो तब सेम रहेगा जब दोनों लेयर सेम ऐसे ऐसे मूव कर रहा है। हमारी बात समझो, ये L1 L2 है, दोनों के बीच का dx लेंथ है,
लेफ्ट गया, राइट गया, दोनों के बीच का डिस्टेंस सेम रह रहा है, तो दोनों का हम कहेंगे दोनों के बीच का वॉल्यूम क्या रहेगा, बोलो सेम रहेगा। लेकिन जब दोनों ऑसिलेट कर रहे हैं तो किसी इंस्टेंट पे ये एस ऑसिलेट किया एस और ये एस प्लस डी एस गया, तो दोनों के बीच का वॉल्यूम सेम रहेगा, नहीं, कितना चेंज होगा? एस इंटू ए, है एस इंटू ए। सोमिल तुम बताओ। अंजलि, बढ़िया पार्ट आ गया, तो कोई बात नहीं, देखो कोई बात नहीं, चिंता न करो, चिंता न करो, देखो कोई नहीं कोई नहीं, ये L1 L2 है, इनके बीच का डिस्टेंस dx है, कोई बात नहीं, एकदम घबराओ नहीं, बैठे एकदम समझाएंगे। लेट एरिया बी एस डैश एरिया मान लेते हैं, तो V इनिशियल वॉल्यूम हम कहें, इनिशियल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, एस डैश dx। ये समझ में आया सबको? इन दोनों लेयर के बीच का इनिशियल वॉल्यूम समझ में आया बेटा? बोलो। Yes, sir. अब देखो कोई बात नहीं, समझ में आएगा कैसे नहीं, बिना समझे डायरेक्ट तो कुछ करना ही नहीं है। ये है L1, ये है L2, जो मैं कह रहा था आप सुनो। L1 कहीं यहाँ पे पहुंच गया, ये ऑसिलेट कर रहा है एनी टाइम t, L1 लेयर यहाँ पहुंच गया, L2 लेयर यहाँ कहीं पहुंच गया, S प्लस ds पे यहाँ कहीं पहुंच गया, जिस किसी इंस्टेंट पे कह रहे हैं कि ये ऑसिलेट कर रहा, तो ये S प्लस ds पे पहुंच गया। अब इनके बीच का बेटा, पहले इनके बीच का हम कह रहे हैं कि कितना वॉल्यूम अब हो गया। पहले वॉल्यूम था एस डैश dx, इसका भी एरिया एस डैश है। अब बताओ कितना वॉल्यूम रहेगा? ये एस गया, ये एस प्लस dx गया। पहले दोनों के बीच डिस्टेंस कितना था? dx था। अब दोनों लेयर के बीच डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ds, है ds। अब दोनों लेयर के बीच डिस्टेंस ds हो जाएगा। यस सर। 2s plus ds. हम्म dx minus s plus ds minus s. दोनों लेयर के बीच पहले dx था, अब ये लेयर गया, मान लो ये लेयर के दोनों के बीच पहले डिस्टेंस था 2 मीटर, ऐसे समझो 2 मीटर डिस्टेंस था, और ये पहला लेयर गया 0.5 मीटर और दूसरा लेयर गया 1 मीटर, तो दोनों के बीच का कितना इंक्रीज हुआ? 1 मीटर माइनस 0.5 मीटर, यस सर। इंक्रीज इनके बीच कितना हुआ? 0.5 मीटर हुआ, प्लस इनिशियल जो था, यही तो रहेगा ना। Yes, sir. यस Yes, sir. इंक्रीज इन वॉल्यूम कितना हुआ? दोनों इनिशियल वॉल्यूम तो ये है, अगर हम कहें कितना वॉल्यूम इंक्रीज हुआ L1 डैश L2 डैश के बीच, बोलो। ds ये प्लस dx इंटू s डैश। देखो ये इनके बीच का डिस्टेंस अब कितना हो जाएगा? पहले dx था, अब ध्यान दो हमारी बात को, मुझे लिखने दो। अब पहले था dx, अब इनके बीच का डिस्टेंस हम कह दें, ये अगर लेयर L1 अपनी जगह पे होता, तो हम कहते s प्लस ds प्लस x, सॉरी प्लस dx, ये कहते हैं अगर L2 केवल जाता है s प्लस ds से, बोलो हमारी बात। Yes, sir. Yes. अब ये लेफ्ट साइड s गया तो s यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, Yes. ये दोनों के बीच का डिस्टेंस हुआ। Yes, sir. Yes, sir.
एस एस कैंसिल हुआ, तो अब दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, dx प्लस ds। तो दोनों के बीच अब फाइनल वॉल्यूम क्या कहोगे, फाइनल वॉल्यूम एस डैश इंटू dx प्लस ds, ये कहोगे। Yes, sir. तो पहले फाइनल वॉल्यूम हो गया एस डैश dx प्लस एस डैश ds। तो इंक्रीज इन वॉल्यूम कितना हुआ, S dash DS. dash ds. इंक्रीज इन वॉल्यूम, वही चीज हम बताना चाह रहे थे डायरेक्टली, कोई बात नहीं। इंक्रीज इन वॉल्यूम कहेंगे एस डैश dx प्लस एस डैश ds माइनस एस डैश dx। तो कितना हो गया एस डैश ds, ये इंक्रीज इन वॉल्यूम हुआ। इंक्रीज इन वॉल्यूम अपॉन इन ओरिजिनल वॉल्यूम, तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कहेंगे। क्या कहेंगे, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। क्या कहोगे बेटा, एस डैश ds ds by dx. बाई एस डैश dx। तो ये हो गया ds अपॉन dx। अब देखो s और x, ये s जो है वो दो वेरिएबल का फंक्शन है। सिंस s इज फंक्शन ऑफ more than one variable, तो इसी को हम लिखेंगे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या हो जाएगा, डेल एस अपॉन डेल एक्स, जब एस एक से ज्यादा वेरिएबल फंक्शन है। तो अब मुझे एक बात बताओ कि डेल एस बाई डेल एक्स यहाँ लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या आया, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आया। वहां पे डेल वाई बाई डेल एक्स क्या आया था, स्लोप आया था। फॉर ट्रांसवर्स वेव, कंफ्यूज ना हो, फॉर ट्रांसवर्स वेव del y by del x is slope, del y by del x is slope। यहाँ पे del s by del x क्या आएगा, del s by del x क्या आएगा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। नाउ अब हम इंक्रीज इन प्रेशर में लिख सकते हैं माइनस बी डेल वी बाई डेल वी बाई वी। तो यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज किया, तो हम फिर क्या कह देंगे प्रेशर पी को, b माइनस डी वी बाई वी की जगह क्या लिखोगे बेटा, P इज इक्वल टू बी इंटू डेल एस बाई डेल एक्स। समझ में आई हमारी बात। Yes, sir. Yes, sir. अभी बताया था कि ये बस लर्न कर लो, कभी कभी ऐसा होता है, ये लर्न कर लो, फिर हम समझाएंगे बहुत डिटेल में। डिटेल में क्या, इलास्टिसिटी बताएंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में यार, दो लाइन के बाद। P इज बी डेल एस बाई डेल एक्स। अब डेल एस बाई डेल एक्स ये हो गया प्रेशर। प्रेशर क्या हुआ, इंक्रीज इन प्रेशर। बी क्या हुआ, बी इज बल्क मॉडुलस। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सिंस एस एज ए फंक्शन ऑफ टी इज इक्वल टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। ये लिखोगे बेटा। तो डेल एस बाई डेल एक्स क्या लिखोगे, बोलो, डेल एस बाई डेल एक्स क्या लिखोगे, के ए कॉस ऑफ के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। डेल एस बाई डेल एक्स आया। प्रेशर, इंक्रीज इन प्रेशर हम कह देंगे बी के ए कॉस ऑफ के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। और ये जो हुआ बी के ए, इसको हम कहेंगे प्रेशर एम्पलीट्यूड। किसको कहेंगे प्रेशर एम्पलीट्यूड, BK. क्योंकि मैक्सिमम प्रेशर क्या हो सकता है, पी चेंज इन प्रेशर, दैट इज PK. पी मैक्सिमम कॉस ऑफ के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। तो इसको हम कहेंगे प्रेशर एम्पलीट्यूड, पी मैक्सिमम बी के ए, इसको हम कहेंगे प्रेशर एम्पलीट्यूड, प्रेशर एम्पलीट्यूड। ठीक है।
Yes. बी के ए। अब इसको और सिंप्लीफाई करना चाहो तो लिख सकते हो वेव स्पीड v इज इक्वल टू अंडर रूट बी बाई रो। अभी बताया था लिक्विड में, तो b को कह सकते हो रो v स्क्वायर एंड ओमेगा बाई के इज इक्वल टू वेव स्पीड। तो k को लिख सकते हो ओमेगा अपॉन v, k को लिख सकते हो ओमेगा बाई v। तो और सिंप्लीफाई करें तो k को लिख सकते हो ओमेगा बाई v। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं p मैक्स इज इक्वल टू बी की जगह लिख सकते हो रो v स्क्वायर इंटू के ओमेगा बाई v इंटू ए। ये कैंसिल हो गया। मैक्सिमम प्रेशर या प्रेशर एम्पलीट्यूड रो v ओमेगा ए, ये हम कहेंगे प्रेशर एम्पलीट्यूड। प्रेशर एम्पलीट्यूड p मैक्सिमम इज प्रेशर एम्पलीट्यूड। प्रेशर एम्पलीट्यूड रो v ओमेगा ए। ठीक है बेटा, बोलो। तो इस फॉर्म में लिख सकते हो। और एक चीज देखो यहाँ पे, मैक्सिमम प्रेशर या प्रेशर एम्पलीट्यूड रो v ओमेगा ए। v इज वेव स्पीड अंडर रूट b बाई रो वेव स्पीड। ये प्रेशर एम्पलीट्यूड आया। अब देखो यहाँ पे इंटेंसिटी, एक टर्म देखो इंटेंसिटी, इंटेंसिटी आई। इंटेंसिटी क्या होती है बेटा? एनर्जी पासिंग पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। जैसे पाइप है, इसका एरिया कहते हैं एस डैश एरिया। तो यहाँ से एनर्जी पासिंग पर यूनिट टाइम, एनर्जी पासिंग पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया is known as intensity, is known as intensity। तो I को हम लिख सकते हैं बेटा, I का जो रिजल्ट आएगा हाफ ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर रो इंटू वी। ओमेगा कैन बी रिटन एज 2 पाई एफ। ये इंटेंसिटी का लर्न कर लो। डिराइव करने कोई मतलब दूर दूर तक का नहीं, वैसे हम बता देंगे, वो भी बता देंगे, क्योंकि साइन कॉस का भी इंटीग्रेशन वगैरह नहीं आता, एवरेज वैल्यू लिखनी होती, इसलिए ऐसा कह रहे हैं। रिवीजन तो हम कराएंगे। आई की वैल्यू ये हो गई, तो आई इंटेंसिटी लिखेंगे 1/2। ओमेगा को लिख सकते हो 2 पाई एफ होल स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर इंटू रो इंटू वी। रो इज डेंसिटी, तो इसको लिख सकते हो 2 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर ए स्क्वायर रो इंटू वी। आई इस फॉर्म में लिखो, या जो फर्स्ट से दिया गया इससे लिखो। या इससे लिखो, इसको हम कहते हैं फर्स्ट। देखो P मैक्सिमम क्या लिखा गया? P मैक्सिमम इज इक्वल टू P मैक्सिमम रो V ओमेगा A, रो V ओमेगा A। इंटेंसिटी लिखा हाफ ओमेगा स्क्वायर A स्क्वायर रो V। दिस इज सेकेंड। इसमें हम रिलेशन चाहें तो P मैक्सिमम होल स्क्वायर, P मैक्सिमम होल स्क्वायर अपॉन I इज इक्वल टू रो स्क्वायर V स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर A स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर A स्क्वायर रो V।
ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, एक रो कैंसिल हुआ, एक वी कैंसिल हुआ, तो यहां से बेटा लिख सकते हो I can be written as P maximum square upon 2 रो V। इस पे भी क्वेश्चन बनता है, इम्पोर्टेंट है। तो आई इंटेंसिटी और प्रेशर एम्पलीट्यूड का जो मैक्सिमम वैल्यू, प्रेशर एम्पलीट्यूड अपॉन 2 रो V स्क्वायर, या इसको या इस फॉर्म में लिख सकते हो P मैक्सिमम इज इक्वल टू अंडर रूट 2I रो V, ऐसे भी लिख सकते हो। और P मैक्सिमम जो है ओमेगा रो वी ए, दिस इज P मैक्सिमम। ये लर्न कर लेना बेटा, डायरेक्ट फार्मूले सब बेस्ड रहते हैं। समझाने के बाद जो था वो जो जरूरी था, जहां बिना समझे गड़बड़ कर दोगे वो हमने समझाया, और एक बार फिर से देख लेना, कोई बात नहीं। ठीक है बेटा? Yes, sir. लेकिन एक बार इसको पूरा अच्छे से रिवाइज कर लेना, और कहीं पे भी कुछ प्रॉब्लम रहती है तो नेक्स्ट क्लास जरूरी नहीं कल हो हम, क्योंकि फिजिक्स का बेटा ठीक चल रहा है, तो मैं केमिस्ट्री मैथ पे ज्यादा से ज्यादा टाइम दो, खूब प्रैक्टिस करो, सवाल पूछो, थोड़ा उस पे करो, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। मतलब बात कह रहा हूँ, बाकी तो मैं तो कभी भी 2-2 घंटा 3-3 घंटा कर दूंगा। जब उनकी क्लास नहीं होगी मैं ज्यादा ले लूंगा, और मैं मालूम है तो बहुत ज्यादा कर दूंगा तो गड़बड़ हो जाएगा। ऐसा टॉपिक चल रहा है, इसको रिवाइज जरूर कर लेना, मैं वीडियो भी शेयर कर दूंगा। ठीक है बेटा? सबको Yes, sir. समझ में आई ना बात बेटा? ये करना अपने आप फिर कर नहीं पाओगे, फिर गड़बड़ होगा, फिर उसके बाद दिक्कत आएगी। मैं बता रहा हूँ, इसीलिए हमने खूब टाइम लगाया, और कोई